ऐसा रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस हुआ है, कोई आया बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी ऐसे ले गया और आप बोले दिखने में तो कुछ लगता नहीं, बट बहुत कॉमन है। जो बायर बहुत महंगी चीज़ लेता है वो फास्ट बायर होता है कि स्लो बायर होता है? ऑलवेज अ स्लो बायर। कि लोग फार्म हाउसेस में या फिर बहुत सारे अमीर लोग लग्जरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें, जैसे डीएलएफ कैमेलियस का एक फ्लैट 200 करोड़ का बिका था। चलो वो तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ के फ्लैट्स मोहाली में बिक रहे हैं। सबसे ज़्यादा महंगी आपने प्रॉपर्टी कौन सी बेची है अपने हाथों से? प्रॉपर्टी में प्राइसेस बढ़ते हैं ना, तो सबको लगता है कि ये ऐसे बढ़ते ही जाएंगे, तो इसमें ना स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसका एक मेन रीजन था कि बैंकों ने बहुत ज्यादा सस्ते लोन्स देने शुरू कर दिए। पीयूष गोयल जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने कंपेयर किया चाइना के साथ कि व्हाट चाइना के स्टार्टअप्स कर रहे हैं और व्हाट इंडिया के स्टार्टअप्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी एप्स बनाने पे ही फोकस कर रहे हैं। सुना है मैंने। We are focused on food delivery apps. आपके हिसाब से जेन ज़ी ज़्यादा मेहनती क्रिएटिव है या फिर प्रीवियस जनरेशन ज़्यादा मेहनती या क्रिएटिव थी? नहीं, ऐसे आई थिंक कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग कह रहे थे कि हम कमा अपने लिए नहीं रहे, हम कमा निर्मला सीतारमन के लिए रहे हैं। आपके हिसाब से क्या इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स लग रहा है इतना हैवी, जस्टिफाइड है या फिर नहीं है? नहीं, देखिए जस्टिफाइड तो नहीं। हेलो गाइस और वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। और आज हमारे गेस्ट हैं अभिनंदन सर और पंकज सर, जो कि मोहाली पंजाब के अंदर एक बहुत ही बढ़िया रियल एस्टेट कंपनी को ओन करते हैं। और इन्हें रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। और इन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ लाइफ में एक ही चीज़ करी, इन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी, कई जगह फेल हुए, कई जगह पास हुए, और अब जहाँ पे विन कर रहे हैं लाइफ के अंदर, उन्होंने उस करियर पाथ को चूज़ कर लिया। तो लेट्स बिगिन द पॉडकास्ट। सर, हम जानना चाहते हैं कि आपने रियल एस्टेट ही क्यों चुना? वाई रियल एस्टेट? बाकी अदर प्रोफेशंस के अलावा रियल एस्टेट में ही क्यों गए आप लोग? देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्टली इस चीज़ का आंसर करूं कि मैंने बचपन में सोचा था कि मुझे रियल एस्टेट करना है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। आपको लाइफ में काफ़ी बार नहीं पता होता कि आपको सक्सेस कहाँ मिलनी है। मैंने MBA किया है, MBA के बाद आई वर्कड विद द कॉर्पोरेट सेक्टर। उसके बाद मन में था, जो बचपन से मन में था, वो था कि UPSC की तैयारी करनी है। फिर उसको छोड़कर हमने तैयारी शुरू की, उसमें प्री दिया, मेंस दिए। उसके बाद जब वहाँ नहीं हो पाया तो हमने पढ़ाना शुरू किया। बेसिकली तो हर इंसान जो है वो स्टेबल होना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि जिस प्रोफेशन में वो जाए, उस प्रोफेशन में वो स्टेबल होकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। तो लेकिन जो कहते हैं कि जो आप सोचते हो, भगवान ने कुछ और भी सोचा हो सकता है जो कि उससे भी बेहतर हो। तो जब हम पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने में हम काफ़ी अच्छा कर रहे थे। इन द मीन वाइल कोरोना आ गया। तो कोरोना के टाइम पे एजुकेशन इंडस्ट्री में दो बहुत बड़े चेंजेस आए। जो ऑफलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री थी, जिसमें मेजरली हम लोग थे, उसमें काफ़ी डाउनफॉल आया। और जो ऑनलाइन वाली एजुकेशन इंडस्ट्री थी, लाइक यूट्यूब पे जो पढ़ाते थे, ऐप्स पे जो पढ़ाते थे, उनको बड़ा बूम मिला। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हम लोग ऑफलाइन में थे, तो हमें एक धक्का लगा। तो एक कहते हैं कि इंसान को जब धक्का लगता है तो इंसान फिर कुछ और अग्रेसिव होकर कुछ और चीज़ें ढूंढता है। तो जैसे मैंने बताया कि MBA भी किया, जॉब भी किया, तैयारी भी की, तो हमारा सर्कल भगवान की कृपा से काफ़ी वाइड था। तो ऐसे ही करते करते जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज है तो समझ आया कि वी शुड इन्वेस्ट इन लैंड। तो हमने बेसिकली सबसे पहले जो है वो लैंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो जब हमें इसको और समझने की कोशिश की तो हमें ये समझ आया कि ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। लाइक कि एक दुकान और एक मकान तो सबको चाहिए। करेक्ट है। और एक और बात देखिए कि इसमें पढ़े लिखे लोग तो बहुत कम है। इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे आपको। बिल्कुल। तो पीपल इन दिस प्रोफेशन वो स्पेकुलेशन से ज़्यादा चलते हैं कि जी ये ले लो, ये बढ़ जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ से। तो जैसे मैंने MBA किया है, सर ने लॉ किया है, तो हमारा कंपटीशन भी बहुत अच्छा बना। हाँ,
मैं मार्केटिंग इकोनॉमी को अच्छे से समझता था, सर लॉ को अच्छे से समझते थे। तो प्रॉपर्टी में है क्या, आपको ये समझना है कि कहाँ प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करेगी, किस तरफ माइग्रेशन हो रही है, और सर को सारा जो है वो जो भी टेक्निकल है, कोई फर्द है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बारे में बता, लीगल सारी प्रोसीडिंग सर को आती है आती थी। तो इसलिए फिर धीरे धीरे उसमें इतना इन्वॉल्व हो गया और फिर वो पाथ जिंदगी ने हमारे लिए वो दे दी। अच्छा, मतलब आपकी जो स्टोरी है ना उसके अंदर एक चीज़ पता चलती है कि हमेशा इंसान को लगता है कि वो एक साइड पे जाएगा लाइफ में, बट अल्टीमेटली वो साइड उसको कहाँ कहाँ लेके जाती है। फिर अल्टीमेटली आपको एक पाथ चूज़ करना पड़ता है जो आपकी लाइफ में खुद ही आता है। मतलब आपके लाइफ में रियल एस्टेट ऐसे नहीं कि पुश्तैनी नहीं था, आपकी लाइफ में रियल एस्टेट सोचा नहीं था कि बचपन से रियल एस्टेट ही करना है, आपके लाइफ में अपने आप आया वो दोनों की लाइफ में। और मैं तो सबको कहूँगा कि हमारा काम है मेहनत करना, करेक्ट, और अपने आप को भगवान के सहारे पक्का छोड़ो। हमारी सांसें हमारे कंट्रोल में नहीं है। करेक्ट, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या कंट्रोल कर लोगे, ये बहुत बड़ा वहम है। इट्स लाइक वाटर, जैसे पानी का फ्लो होता है, जिस तरफ लेके जाना है भगवान ने ले जाना है, उसी तरह एक बार डेडिकेटेडली मेहनत करो जो भी आप कर रहे हो, और उसके बाद वो भगवान पे छोड़ो, वो आपको अपने आप अच्छी जगह ले जाएगा, फॉर श्योर। What does it require to win in real estate? रियल एस्टेट मार्केट के अंदर जीतने के लिए क्या चाहिए? अब इसके दो पर्सपेक्टिव्स हमारे पास। पहला है कि एज अ बायर या इन्वेस्टर अगर आप हो तो उसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए और उसके लिए आपको किस तरह की स्किल्स चाहिए। दूसरा एज अ रियल्टर, कि अगर आप रियल एस्टेट में एज अ रियल्टर एंटर कर रहे हो और उसको अपना मेन बिजनेस बना रहे हो तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ें चाहिए। तो ये मेन चीज़ें बताओ आपकी, आपके हिसाब से सबसे पहले करते हैं कि बायर या इन्वेस्टर को क्या चीज़ देखनी चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए टू मेक इट इन रियल एस्टेट। देखिए, बायर जब आता है तो उसके पर्पजेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। लाइक बायर ने जो प्रॉपर्टी बाय करनी है वो खुद के रहने के लिए या खुद का बिजनेस चलाने के लिए करनी है, या द सोल पर्पस इज टू इन्वेस्टमेंट। बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अगर खुद के रहने के लिए है तो आप लोकेशन देखोगे, आप अपने बच्चों का स्कूल देखोगे, आप अपना ऑफिस देखोगे, आप अपनी स्पाउस का ऑफिस देखोगे, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विल लुक आफ्टर। लेकिन अगर पर्पस आपका इन्वेस्टमेंट है तो चाहे वो आपके घर से बहुत दूर है तब भी वो फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चों के स्कूल से दूर है तब भी वो फर्क नहीं पड़ता। वो चीज़ें जो चाहिए टू विन इन द रियल एस्टेट इज, एक तो जमीन का जो आपका टाइटल है, जो भी आप बाय करना चाह रहे हैं, एक तो वो टाइटल 100% क्लियर होना चाहिए। सेकंड, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिल्डर, जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो। एंड द थर्ड इज, आप लॉन्ग टर्म सोच के ही हमेशा प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, कभी भी स्पेकुलेशंस पे नहीं बाय करना चाहिए। आजकल क्या चल रहा है, पीपल वॉन्ट टू फ्लिप एज सून एज पॉसिबल, कि आज लिया परसों आज लिया, महीने 2 महीने में सेल कर। एग्जैक्टली। ये जब जो तक तो मार्केट चल रही है तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं वंस, लेकिन आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे कल को रजिस्ट्री भी करवानी है और इसको होल्ड भी करना पड़ सकता है, तो मस्ट प्लान अकॉर्डिंगली। बाकी सर ये जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि उसको बस ट्रेड के लिए मैं ले रहा हूँ, तो ये ओवर ट्रेडिंग जो है ये डेंजरस साबित हो सकती है। इससे रियल एस्टेट में एक बबल बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, हाँ जी, जब आप प्रॉपर्टी को बाय करते हैं सिर्फ और सिर्फ इससे पैसा बनाने के लिए, तो वो जो एक आपका जो एक थिंकिंग है इस तरह से, ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाती। एक्चुअली में चाहे आप इन्वेस्टर हैं चाहे आप एंड यूज़र हैं, आपको एक्चुअल यूज़ के लिए ही प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट भी है तो जैसे सर ने कहा थोड़ा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो, ताकि एक्चुअली में उसको यूज़ करने वाला कोई आ तो जाए। तो आप पढ़ भी रहे होगे, सुन भी रहे होगे कि शायद इंडिया की रियल एस्टेट मार्केट में क्या बबल बन चुका है। हाँ। तो ये इसी वजह से है कि लोग बहुत जल्दी इसको कोई प्रॉपर्टी परचेज करके इसको जल्दी जल्दी सेल करना चाहते हैं जस्ट टू मेक प्रॉफिट। तो मैंने पर्सपेक्टिव देखा है बायर का, मैंने पर्सपेक्टिव देखा है सेलर का। बायर कहता है महंगा बहुत है, सेलर कहता है बिक नहीं रहा। मेरे ख्याल से इसका रीज़न है, ओपिनियन बताना, कि इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आगे, जैसे आप कह रहे हैं फास्ट इन्वेस्टर 1-2 महीने में इनको चाहिए, तो उसकी वजह से आर्टिफिशियली प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं।
एंड जो एंड यूजर है जिसका रीजन है रियल एस्टेट का एक्चुअल में होने का, वो खरीद नहीं पा रहा है। नहीं देखिए, इसमें क्या है, अगर हम मोहाली ट्राई सिटी की बात करें तो ऐसा डाउट नहीं है कि यहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, प्राइसेस बढ़ चुके हैं और इन्फ्लेट हो रहे हैं। लेकिन फिर भी जेन्युइन डिमांड है। ओके। फिर भी जेन्युइन डिमांड है। अभी जैसे ऑक्शन हुआ था गमाडा का, तो 125 स्क्वायर यार्ड का जो प्लॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख पर स्क्वायर यार्ड से बिका है। ओके, कौन से एरिया में? 79 सेक्टर मोहाली में। ओके, काफी। तो एंड यूजर है, लेकिन अब कितना एंड यूजर है ये डिपेंड करता है। बिल्कुल। सेकेंडली, जो लोग ओवर लीवरेज कर रहे हैं ये बुरा है। आप एक प्री लॉन्च में एक 100 रुपए की चीज को 25-30 रुपए देकर खरीद रहे हो। कल को खुदा ना खास्ता अगर वो 100 रुपए वाली चीज 25-30% ही डाउन आ गई और आपके पास उस चीज को होल्ड करने के लिए बाकी 75 रुपए नहीं है, तो आपका तो कंप्लीटली जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगा। तो मैं तो मतलब यही मानना है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करिए और आप अपने एक्सपोजर को थोड़ा सा लिमिटेड कीजिए। और मेरे हिसाब से ना, अगर आप देखते भी हो ना इन्वेस्टमेंट की तरफ, आजकल लोगों को होता है, बिकॉज जो नई जनरेशन आ रही है, जो भी नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग भी हैं, जो उनको आजकल हो गई हर चीज़ फास्ट होने लग गई है। वीडियो छोटे हो रहे हैं, मूवीज़ छोटी हो रही हैं, फटाफट सब कुछ खत्म करना है। आई थिंक वो चीज़ ट्रांसफर होती है रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट में भी। जैसे अगर आप पहले देखते थे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब भी होता था कम से कम 1 से 2 साल का पीरियड होता था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जाती है 2-3 महीने, 1 महीना, तो मतलब वो एक बबल बन चुका है मन में कि इन्वेस्टमेंट एक छोटी सी चीज़ है और उसको फटाफट करके ख़त्म करो। बट एक्चुअली आई थिंक सो इन्वेस्टमेंट का मिनिमम टाइम पीरियड जो होता है किसी भी इंडस्ट्री में हो, अगर आप चाहे रियल एस्टेट में कर रहे हो, चाहे क्रिप्टो में कर रहे हो, चाहे ट्रेडिंग कर रहे हो, स्टॉक्स की कुछ भी कर रहे हो, तो मिनिमम टाइम पीरियड आई थिंक सो 1 साल तो होता ही है। मतलब एफडी भी 3 साल रहती है रिटर्न देने में। देखो, तो आप रियल एस्टेट को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? इसमें ये है कि प्रॉपर्टी इतना जल्दी लिक्विडेट होती नहीं है। सोना है या शेयर बाजार में आपने शेयर इन्वेस्ट करे हैं तो एक क्लिक ऑफ द बटन के ऊपर आप उसको लिक्विडेट कर सकते हो। प्रॉपर्टी में ऐसा नहीं होता, ये इजीली लिक्विडेट होती नहीं है। 2-3 महीने वाला जो एक पर्सपेक्टिव है इसमें लेके बेचने का, ये अनसस्टेनेबल है। मार्केट चलती है, सर ने बताया, तो आप निकल जाते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। 2-3 महीने, 6 महीने, ये कोई तरीका ही नहीं है रियल एस्टेट के अंदर पैसे बनाने का। पंकज सर ने अभी मेंशन किया आप लॉ के बैकग्राउंड से आते हो, तो आपको टेक्निकलिटीज़ प्रॉपर्टी की बेटर है, सर को मार्केटिंग का बेटर आइडिया है। मुझे आप बताना, आपके अकॉर्डिंग एक मिडिल क्लास आदमी कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है, थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ कि लोन्स के बारे में। कुछ लोग लोन लेने से डरते हैं, लोन कैसे लिया जाए, उनकी क्रेडिबिलिटी मतलब सिबिल स्कोर जो होता है वो अच्छा नहीं होता, उनके पास एसेट्स नहीं होते कोलैटरल के लिए। थोड़ा इसके बारे में लाइट शेड करना कि कैसे मिडिल क्लास इन्वेस्ट कर सकता है। आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, आप 100 रुपए की चीज़ लेना चाहते हैं, तो कम से कम आप 60-70 रुपये तो अपने पास रखें कि अगर कहीं दिक्कत आ जाए, कहीं रजिस्ट्री का नहीं आपको पड़ जाए, तो आप लोन लेकर रजिस्ट्री तो करवा सकते हैं। यस और नो? अब बात आई, जैसे आपने बोला कि सर लोन डर लगता है। अब अगर 100 रुपये की चीज़ है, आपके पास 60-70 रुपये हैं, तो 30 का लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई डर भी नहीं। और मार्केट अगर एक बार नीचे नहीं आएगी, मार्केट स्टेबल हो जाएगी। मतलब जहां प्राइसेस रुके हुए हैं वहां रुक जाएंगे, लेकिन फिर वो बढ़ने ही है। आफ्टर ऑल देखिए, सिंपल सी बात है, घर सबको चाहिए और लैंड लिमिटेड है। हर बिल्डर का प्रॉब्लम है कि उनको लैंड नहीं मिल रहा है और ठीक दाम पे नहीं मिल रहा। ठीक दाम पे नहीं मिल रहा। तो प्राइसेस ने तो ऊपर जाना है, बट इश्यू है कि क्या आप जितने टाइम में उसने प्राइसेस ने बढ़ना है, आप उतने टाइम तक वेट करने के लिए तैयार हैं? क्या आपके पास उतनी डीप पॉकेट या उतना पेशेंस लेवल है? तो जो मिडिल क्लास वाला आपने क्वेश्चन पूछा, तो ऐसा लोन के लिए डर कब है? आपके पास 100 रुपए की चीज है, आपके पास है ही 10 रुपए। तो 90% लोन लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो रिस्की। बिकॉज उसके अंदर बिकॉज लोन को आपको टाइम में भरना ही पड़ता है। आपको लोन भरना है, आपको कल को लगा कि यार चीज़ तो मेरी वहीं खड़ी है और लोन मुझे एक्स्ट्रा भरना पड़ रहा है, तो उससे आपका मेंटल पीस खराब होगा।
जबकि इवेंचुअली उस चीज ने बढ़ ही जाना है, बिल्कुल। लेकिन जब वो मेंटल पीस खराब होगा देन यू टुक रॉन्ग डिसीजन इन द लाइफ। तो सही तरीका ये है कि आप मिडिल क्लास को पहले तो अपनी और अपने स्पाउस की जो टोटल फैमिली इनकम है वो देखना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर to 2 ईयर का इमरजेंसी फंड जो है वो होना चाहिए, कल को दोबारा कोरोना आ जाए। देखो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी उम्र भी है, उन्होंने भी कोरोना से बड़ी जो त्रासदी है वो नहीं देखी। ऐसा इससे बड़ा कुछ नहीं बुरा मतलब नहीं देखा था। वो भी 1.5 साल में चला गया ना। तो एटलीस्ट आपको उतना अगर फंड हो आपके पास कि आपका घर का खर्चा, बच्चों की फीस वो चल जाए, ये सब नो, तो उसके बाद फिर आपके पास क्या डाउन पेमेंट देने के लिए पैसा है। उस हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं कि यार हाँ मैंने 1-2 साल का इमरजेंसी फंड हो गया, इतना मेरा खर्चा है, इतना मेरे पास एक्स्ट्रा बचता है, कल को अगर मैंने लोन ले लिया तो इतनी मेरी ईएमआई मैं भर सकता हूँ, और डाउन पेमेंट के लिए अगर 100 रुपये की मैंने चीज़ ली तो मेरे पास 50, 60, 70 रुपये हैं। तो डेफिनेटली अगर इस तरीके से इंसान सेफली चलेगा तो डेफिनेटली एसेट बिल्ड कर सकता है। बाकी सरकार और एक चीज़ और है कि जब प्रॉपर्टी में प्राइसेस बढ़ते हैं ना तो सबको लगता है कि ये ऐसे बढ़ते ही जाएंगे। तो इसमें ना स्पेकुलेटर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसका एक मेन रीज़न था कि बैंकों ने बहुत ज़्यादा सस्ते लोन्स देने शुरू कर दिए और स्पेकुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि किसी ने सोचा ही नहीं कि मार्केट क्रैश भी हो सकती है। जैसे ही मार्केट क्रैश हुई और आप देख लो फिर उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल पूरी दुनिया को उस क्राइसिस ने हिला दिया और ये तकरीबन 6-7 साल तक पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से इम्पैक्ट उसका रहा। बहुत धीरे धीरे रिकवरी हुई उसके बाद में, जॉब्स गई लोगों लेकिन के इस एक बात है सर, मतलब इसमें थैंक यू टू अभी इंडिया का बैंकिंग सिस्टम है वो इंडिया को उतना नुकसान उसमें नहीं देखना पड़ा। और आज भी अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम लोन देता है तो वो काफी ज्यादा मतलब स्क्रूटनी के बाद देता है। अच्छा, वहां पे जो यूएस में हुआ था दैट वाज सब प्राइम लैंडिंग, मतलब जिनका क्रेडिट स्कोर कम है, जिनकी इनकम कम है, जिनका पूर लेवल ऑफ जैसे आपका सिबिल स्कोर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, तो उनको भी लोन देना मिलना शुरू हो गया। अभी हमारे यहाँ तो काफी स्क्रूटनी है आरबीआई का, ये सही है। लेकिन एक बात इसमें मैं ऐड करूंगा, रिसेंटली ना इंडिया में स्मॉल फाइनेंस बैंक्स काफी आए हैं। हाँ, तो इन्होंने जिस तरह से लोन दिए हैं क्रेडिट स्कोर बिना देखे या सिबिल जिनका खराब है जगह बनाने के लिए बैंक्स को, तो ये एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी है कि उसमें आपको एक खतरे की घंटी उसमें बजी है। तो आप बेसिकली कह रहे हो जब 2008 के क्राइसिस आए थे, जब यूएस के बैंक्स ने लोगों को बिना मतलब के लोन देना शुरू कर दिया, इंडियन बैंक्स ने वो नहीं किया और इंडिया ने खुद को संभाल लिया उस क्राइसिस से। देखो सर की बात सही है, लेकिन मुझे तो आज भी लगता है कि फिर भी इंडियन बैंकिंग सिस्टम बहुत सेफ चलता है, काफी रेजिलियंस है, काफी रेजिलियंस है। नहीं अब देखो पीएनबी के साथ इतना बड़ा हुआ, नीरव मोदी वाला, फिर 1-2 और बैंकों के साथ हो गया, लेकिन तब भी वो बैंक संभले रहे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो मुझे लगता है कि यहाँ इंडिया का जो सिस्टम है ठीक है, और इंडिया के लोग भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है। आवर इकोनॉमी वाज नेवर क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी। हमने कभी भी, इंडिया के बुजुर्गों ने जो हमने सीखा है, हम लोगों ने कभी भी क्रेडिट कार्ड पे खर्चा करना नहीं सीखा था। सेविंग बेस्ड हमारी तो सेविंग बेस्ड इकोनॉमी रही है। तो आज भी चाहे जेनजीज आ गए, चाहे जेन अल्फा आ गया, मुझे लगता है कि वो बच्चे तो मिलेनियंस के ही हैं। अगर मिलेनियंस बॉर्न बिटवीन 81 to 96 है तो उससे भी पिछली जनरेशन के बच्चे ही हैं जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एटलीस्ट वो फैमिली गाइडेंस, वो फैमिली का जो संस्कार है जो सिखाते हैं, तो आई थिंक फिर भी इंडिया में ये चीज़ से हम लोग बच जाएंगे। टीनेजर्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं जो मतलब अराउंड 18 के आसपास मान के चलो आप, या अंडर 18 भी, तो जब भी वो कॉलेज में एंटर करते हैं तो उसके बाद ना एक सोसाइटी की तरफ से घंटी बजने लग जाती है कि तुम्हारा टाइम आ गया, अब कुछ अपना सेटिंग करो। अगर नहीं अच्छे कॉलेज में गए तो और ज़्यादा होता है कि कुछ ना कुछ अपनी सेटिंग करो, काम चलाओ, कुछ काम शुरू करो और फाइनेंशियली स्टेबल होने की तैयारी कर लो।
तो आपके हिसाब से एज अ रियल्टर और एज एन एक्सपीरियंस पर्सन इन लाइफ एज वेल, बिकॉज आपने इतने सारे करियर पाथ्स देखे हैं अपनी आंखों से। आई थिंक वो नेक्स्ट स्टेप है जो आप मेरे से पूछ रहे हो, फाइनेंशियल स्टेबल वाला। फोकस होना चाहिए स्किल्स के ऊपर। अगर वो स्किल्स को लर्न करेगा, अगर वो चीज़ें सीखेगा, तो पैसा तो वो कमा लेगा। लेकिन आई थिंक इसमें कुछ क्या हो रहा है कि जैसे येस्टरडे, अ डे बिफोर येस्टरडे, पीयूष गोयल जी जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला कि इंडिया के जो स्टार्टअप्स हैं, दे शुड मोर फोकस ऑन न्यू इन्वेंशंस, इन उनको नई नई चीज़ों में, जैसे आप ये कह लो कि उन्होंने कंपेयर किया चाइना के साथ कि व्हाट चाइना के स्टार्टअप्स कर रहे हैं और व्हाट इंडिया के स्टार्टअप्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम तो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी एप्स बनाने पे ही फोकस कर रहे हैं। सुना है, मैंने भी सुना। तो मेरे को लगता है कि फाइनेंशियली स्टेबल तो इंसान अपने आप हो जाएगा इफ ही और शी हैज सम स्किल्स। अब जैसे आपने बात की कि बिफोर कॉलेज, तो मेरे को लगता है कि अगर कॉलेज से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं, एक तो कंजम्पशन कल्चर से बचना पड़ेगा। बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कल्चर है। आज आपने 13 लिया आईफोन, कल 14 लेना है, परसों 15 लेना है, 16 लेना है। तो अगर आप कंजम्पशन कल्चर के रेस में आ गए, उस विशियस साइकिल में आ गए, फिर तो अगर आप ठीक ठाक पैसे कमा भी रहे हो, आप तब भी फाइनेंशियल स्टेबल नहीं हो पाओगे। आई नो सो मेनी कपल्स, बोथ आर अर्निंग गुड, बोथ आर डूइंग गुड प्रोफेशनली, बट दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। द रीजन बिहाइंड इज वो विशियस साइकिल ऑफ कंजम्पशन में फंस चुके हैं। एवरी वीकेंड दे हैव टू eat outside, they have to shop they have to throw parties, shop, Social brands, new cars, new mobiles, मतलब you EMI don't ऐड कर रहे हैं। EMI पे you don't believe कि इतनी अच्छी सैलरीज होने के बाद भी लोग क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही चल रहे हैं। ये आप सेकंड पर्सन एक्सपीरियंस जिसने मुझे ये बताया है कि कपल्स जो इकट्ठे काम करते हैं वो अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छा कमा रहे हैं, 2 इनकम स्ट्रीम्स हैं। हमेशा ये होता है वो सोसाइटी नॉर्म्स के या फिर शो ऑफ के लिए, जो मर्जी रीज़न कह लो, वो खर्चे पे खर्चे पालते रहते हैं। इसका एक मेन रीज़न बताऊँ देखो क्या, और बिकॉज आप जॉब्स कर रहे हो, मतलब एक होता है कि आप जॉब से मान लो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, वहाँ पे जितनी नहीं होती, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब में ना थोड़े ज़्यादा डिसेंट लोग आते हैं। वेरी राइट। प्राइवेट जॉब के अंदर क्या होता है, कॉर्पोरेट में जो कल्चर है यही ज़्यादा है। कॉर्पोरेट में क्या होता है, हर कोई दिखाता है कि मेरे पास ज़्यादा है, मेरे पास जितना है उससे ज़्यादा। आई थिंक यहाँ पे ना पेरेंट्स का रोल भी काफ़ी बड़ा आता है। जैसे स्टार्टिंग से ही, जैसे किसी के छोटे बच्चे, हर पेरेंट्स चाहता है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया का सारा कंफर्ट दे दूँ। उसने मुंह से मांगे हैमलेस के टॉयज तो वो भी दिला दूँ, वो मॉल में गया वहाँ जो भी मस्ती जोन, फन स्कूल जो भी है, जो गेम्स मांगी वो भी दिला दूँ। तो वो स्टार्टिंग से ही उसका जो डोपामिन रिलीज होता है ना, वो नई चीज़ें परचेज करने पे, नए कपड़े पहनने पे, नई चीज़ों से होना शुरू हो जाता है कंजम्पशन। तो फिर वो जब वो बड़ा होता है तो उसको फिर वही आदत हो जाती है। आई थिंक इंडिया के अंदर ना इसका बेस्ट सोल्यूशन जो आपको मिलेगा फिलहाल, इंडिया में बैठा सोल्यूशन भी, वो सोल्यूशन आई थिंक सो ये है कि कॉर्पोरेट कल्चर से हटके आप मारवाड़ी और बनिया मेंटालिटी पे आओ। उससे बेटर सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज मैंने देखा है बनिए जो महीने करोड़ों रुपए भी छाप रहे हैं ना, वो पैसे बेड में रख देंगे, वो खर्चते नहीं है फालतू के, जो ज़रूरत है वो वहाँ खर्चेंगे, कभी फालतू नहीं खर्चते। मैंने इतने लोग देखे हैं, ये मेरा खुद लाइव एग्जांपल है, मैंने कुछ लोग देखे हैं जो इसको पता है, मतलब इतना क्रेजी एग्जांपल है कि एक लाइक मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली किसी का, कोई पता भी नहीं किसी को। एक तो ये बिल्कुल अंडर द प्रोफाइल रहते हैं, ये दिखाते कुछ नहीं है बट होता बहुत कुछ है। एक मेरे नोन है, तो उनके लाइक एक पापा के फ्रेंड नहीं है मेरे, तो उनके फादर की उस टाइम अनफॉर्चुनेटली डेथ होने वाली थी। बेटे को थोड़ा पास बुला के बोला कि लाइक हमारे पास इतना कुछ है एक्चुअल में, मैं फंड्स नहीं बोलूँगा कितने, हमारे पास एक्चुअली फंड्स हैं और ये इस तरह हमारे पास इस अकाउंट के अंदर पड़े हैं। वो बेटा ही शॉक हो गया। मतलब एक होता है कि बिकॉज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, वो पहले ही स्पेंड कर देते हैं सारा कुछ। नहीं, इसमें ना एक तो अच्छी बात है, देखिए इवेंचुअलिटी तो किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल।
एक तो बात बिल्कुल ही क्लियर है कि जो भी आपके पास है, आपके पास कम है, आपके पास ज़्यादा है, एक परफेक्ट टाइम से पहले आप उस चीज़ को कभी भी अपने बच्चों को उस चीज़ का एक्सपोजर मत दीजिए। एक नॉर्मल लाइफ विद अ मिनिमलिस्ट, जो भी उनके साथ उनको चीज़ें दिला सकते हो, दिलानी है। देखो, आपने बच्चे को मना भी नहीं करना है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं दिलाना है। तो वही जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जी हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, बहुत सिंपल वो चीज़ है। तो अगर ऐसा बच्चा ग्रो होगा जिसको पैसे की वैल्यू पता होगी, उसके माँ बाप ने समझाया होगा कि भाई पैसा खर्च नहीं करना, पैसे को सेव करना है और फिर पैसे को इन्वेस्ट करना है, और कम चीज़ें बाय करके दी होंगी। उसको समझाना पड़ेगा बच्चे को कि आज अभी टॉय लिया, ये 10 मिनट की खुशी है। तो वही बच्चा बड़ा होकर भी फाइनेंशियली जल्दी स्टेबल होगा, चाहे वो मिडिल क्लास से है, चाहे वो पुअर क्लास से है, चाहे वो रिच क्लास से है। और जो हमारा क्वेश्चन था कि कैसे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो एज माई व्यू पॉइंट, बी इन द कॉलेज एनीवन मस्ट फोकस ऑन द स्किल्स, लर्निंग ऑफ द स्किल्स। क्या वो वैल्यू एडिशन कल को सोसाइटी में कर सकता है? अगर वो स्किल्स आगे वो वैल्यू एडिशन कर पाया तो, और उसकी परवरिश ऐसे हुई है कि खर्चा कम करना है, तो वो फाइनेंशियली बहुत जल्दी स्टेबल हो जाएगा। जैसे आपने अभी बोला कि आपको पैसे से ज़्यादा फोकस करना चाहिए खुद को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए, स्किल्स इकट्ठी करने के लिए, स्किल स्टैक करने के लिए। आपके हिसाब से सर आप बताना कि आजकल जो भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से फ्रेशर्स निकलते हैं, उनके पास डिग्रियाँ होती हैं, उनके पास बुकिश नॉलेज होती है, ठीक है, किताबी पढ़ाई, बट उनके पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस ज़ीरो होता है, कोई स्किल नहीं होती, कुछ आता जाता नहीं है। ये मैंने लाइव एग्जांपल देखी है। इंटरव्यू था किसी का, हमने किसी का इंटरव्यू लिया था किसी अपने क्लाइंट के लिए, एंड फ्रेशर्स थे, जीरो एक्सपीरियंस। 70% तो बताऊँ क्या कुछ भी होता नहीं हमारे साथ। हमारा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम फ़ोन कर रहे हैं, हमारे पास रोज़ ना 5 एप्लीकेशन आती थी कि ये 5 लोग आपकी जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, तो हम उनको फ़ोन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, मतलब हर बंदा फ़ोन उठा रहा है, कहते हैं हम आ जाएंगे। और एक्चुअली अगर हमने 10 बंदे बुलाए तो उसमें से 2 शो अप करते थे, 2 मैक्सिमम, बाकी 8 शो अप ही नहीं करते थे। फ़ोन करो, हम आ रहे हैं। मतलब जॉब तुम्हें चाहिए, पैसे तुमको हम दे रहे हैं वाले आगे जाके, और वो खुद ही शो अप नहीं कर रहे बिना कुछ बात है। जो आ भी रहे हैं, दे हैव जीरो स्किल्स, सिर्फ डिग्री के दम पे बोल रहे हैं मुझे 50,000 रुपये दे दो। 50,000 रुपये 1.5 लाख चार्ज करो, बट तुम्हारे पास उसके अगेंस्ट वैल्यू तो प्रोवाइड कर सकते हो ना। देखिए, इसमें मैं 100% ब्लेम करूँगा जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है। व्हाट कॉलेजेस आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट इंडस्ट्री रिक्वायर्स, उसमें इतना बड़ा मिसमैच है। अच्छा, इंडस्ट्री को ये चाहिए तो कॉलेज ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इन एनी प्रोफेशन, मतलब जो बात आपने बोली, मैंने भी देखा, अ पर्सन इज BCom और MCom और MBA और BTech, वो बैंक में चला जाए, उसको ये नहीं समझ आता कि ड्राफ्ट बनाने के लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा, कैश डिपॉजिट करना है तो कौन सा फॉर्म यूज होगा, विड्रॉल करना है तो कौन सा। तो वो वहाँ बैठे जो PN, जो ऑफिस बॉय है, उनसे पूछता है कि भैया इसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होगा। मेरे ख्याल से इसमें उसकी गलती भी नहीं हो। और आई थिंक इसमें क्या है कि बेसिक जो स्किल्स हैं वही नहीं है। तो इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको भी एक्सपोजर देना चाहिए मार्केट का। जो कहते हैं ना पंजाबी च अपने कि विचरना किमें सोसाइटी च, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕੀ सोसाइटी है, किवें बिजनेस ਹੁੰਦਾ है, की पैसे की वैल्यू है, राइट, और क्या स्किल्स जो हैं वो चाहिए। तो जैसे हमारी बात हो रही थी कि लोग फ्रेशर्स हैं, आता कुछ नहीं है और पैसे मांग रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो इंडिया फेस कर रहा है कि जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसके पास स्किल्स की तो कमी है। तभी जो आजकल कॉरपोरेट्स हैं वो अपनी ट्रेनिंग के बाद ही उसको जो है वो ज्वाइन करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। हाँ सर, आपकी क्या राय है इसके ऊपर, मीडियोक्रिटी के ऊपर? डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो धीरे धीरे डेमोग्राफिक लायबिलिटी बनता जा रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट चेंजेस करने की ज़रूरत है
तो ये इंडिया या एशियाई कुछ ऐसी सोसाइटीज है जहाँ पर 30-35 साल तक माँ बाप बच्चों को एक तरह से पालते रहते हैं। पालते रहते हैं। बात है बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, हम भी उनमें से हैं, ऐसा नहीं है कि हम 12-15 साल की एज से ही कमाना शुरू कर गए, लेकिन ये चेंज होना चाहिए इस तरह से। स्पून फीडिंग की बहुत गंदी आदत है। जी बिल्कुल सही है। एट मैक्स टिल ग्रेजुएशन हाँ आई थिंक स्पून फीडिंग होनी चाहिए। मेरे को लगता है अगर आप 16 ईयर्स ऑफ एज के हो तब होश आ जाती है आपको, आपको पता होता है दुनिया में क्या सही है क्या गलत है। अपने ओपिनियन पे डिपेंड करता है टू बी ऑनेस्ट। आपने देखी है, आप कंपनी रन करते हो सर, आपने कोई ऐसा देखा हो कि आपके पास कोई एम्प्लॉय आया और उसको कुछ आता जाता नहीं बट उसके पास एक डिग्री है दिखाने के लिए, आपके साथ हुआ है सर? यही आते हैं Daily basis पे सारे यही आते हैं। और ना इनकी सबसे बड़ी एक लाइक होता है ना कि जो कॉलेज प्रोफेसर सब इनके मन में ये चीज़ डालते हैं कि तुम्हारे पास ये डिग्री आ गई, अब तुम कैपेबल हो कुछ भी करने के लिए। ये कहीं भी घुस जाते हैं। जैसे सही बात। एक चीज़ देखी थी कि अब रियल एस्टेट के अंदर आपने मैक्सिमम लोगों को क्या चाहिए होता है, अच्छे कोल्ड कॉलर्स जो अच्छे से लीड को हैंडल करें, एक फनल में डाल लें, विजिट करवाएं और डील आगे क्लोज जो मेन रियल्टर है वो करेगा। सेल्स चाहिए। अब सेल्स नाम सुन के बहुत सुनने में ईजी लगता है कि यार बात ही करनी है। एक्चुअल में सेल्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज आपको सामने वाले बंदे का हर बंदा अलग होता है, उसकी बात समझनी है, उसको सही कम्युनिकेट करना है, उसको हैंडल करना है, फिर उसको फॉलो अप्स करना है। मतलब जैसे हम भी खुद एक्सपीरियंस करते हैं, सेल्स इज दी हार्डेस्ट थिंग बिकॉज आपको क्रेडिबिलिटी जब बिल्ड करनी होती है, ऐसे फिजिकली बिल्ड करनी ईजी है, ऑनलाइन बिल्ड करनी और मुश्किल है। आपको बहुत ज़्यादा सोशल प्रूफ चाहिए अपने लिए। तो मुझे लगता है कि लोगों को स्किल्स की वैल्यू समझ नहीं आती। वैसे अब मैं बोलूँगा ना किसी को भी, अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन भी रहा है तो बोलूँगा कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा स्किल है। वो बोलेंगे बात ही करनी है, लेकिन जब एक्चुअल में आएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। मेरे मन में ये पॉइंट था, तो वंश आपने बोल दिया कि द मोर देन हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन इफ यू कैन कम्युनिकेट प्रिसाइजली एंड क्लियरली। हाँ, इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, हाफ ऑफ द गेम इज डन। लोग बता ही नहीं पाते, लोग बोल ही नहीं पाते, आपके मन में के अंदर है, शब्द ही नहीं मिल पाते। हर एक के रिज्यूमे में आपको ये दिखेगा कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ, और टाइपिंग स्पीड। कम्युनिकेशन स्किल बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है कि आप अपनी बात को बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर पाए, इतना आसान नहीं है। और कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आपको सामने वाले के लेवल पे जाकर कम्युनिकेट करना है। हाँ, सबसे कम्युनिकेशन स्किल्स इज नथिंग कि आई एम अ फ्लुएंट इन इंग्लिश तो आई कैन कम्युनिकेट। नो, आपको सुनना पड़ता है, फिर ही यू मस्ट लिसन। जैसे सर ने बताया, पहले आप यू लिसन फर्स्ट एंड देन यू स्पीक। इसमें ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल, एंड यू स्पीक अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द पर्सन जो सामने बैठा है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा हमारे लिए भी है। हमारी एजेंसी है तो वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स सब फॉरेन के भी हैं, इंडिया के भी हैं। तो इंडिया में कैसे क्या होता है, हम ट्राई करते हैं कि जैसे जो लोकल लोग हैं, जैसे आप लोकल हो तो हम आपसे डायरेक्ट आके मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमारे लिए ईजी हो जाता है डील करना आपके साथ। बट जो ऑनलाइन वाली चीज़ है ना, वहाँ पे ये चीज़ आप जो कह रहे हो कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी अप्लाई होती है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर के साथ हम काम कर रहे हैं और वो इंस्टाग्राम पे बैठा हुआ है, हम उसको डीएम लिखेंगे जो कि होगी इनफॉर्मल, जो कि होगी 20-30-40 वर्ड्स की मैक्सिमम। अगर किसी फाउंडर से डील कर रहे हैं जो बहुत अच्छी बड़ी कंपनी ओन करता है, इसके पास लाइक मिलियंस की इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ है, वी विल नेवर राइट अ डीएम टू हिम। हम उसको हमेशा ईमेल करेंगे। और ईमेल कंसाइज होगी, फॉर्मेट में होगी, प्रॉपर एक उसके पीडीएफ जाएगा, डॉक्यूमेंट बन के जाएगा प्रपोजल के साथ। तो आप किस लेवल के बंदे से डील कर रहे हो, उसका क्या क्राफ्ट है, उस हिसाब से उसको मैनेज करना पड़ता है कि यार तुम ये देखो कि किस तरीके के बंदे से तुम डील कर रहे हो, तो उसको उसी लेवल का मैनेज करना पड़ता है। देखिए, जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, मिलेनियंस हैं 1981 टू 1996 वाले, दे ऑलवेज प्रेफर्ड ईमेल, दे ऑलवेज प्रेफर फेस टू फेस कम्युनिकेशन। अब जो जेंजीज हैं, दे वांट क्विक व्हाट्सएप मैसेजेस। तो आपको देखना है आपके सामने वाला पर्सन किस कैटेगरी का है, किस तरीके का है। तो आपको सब कुछ आना चाहिए। इफ समवन वांट्स ईमेल, देन यू मस्ट नो हाउ टू ड्राफ्ट एन ईमेल। इफ समवन वांट्स व्हाट्सएप क्विक मैसेजेस, तो आपको उस अकॉर्डिंगली करना है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट ओनली द लैंग्वेज, कम्युनिकेशन बहुत बड़ा एरिया है।
इवन मतलब वो मतलब एक जैसे नई जॉब मार्केट की बात कर रहे थे ना हम, अगर हम किसी से सवाल पूछते थे ना उस टाइम पे कि आप ईमेल करनी आती है, कहते हाँ हाँ आती है, ईमेल में क्या ईमेल आईडी लेनी है, डालना है, मैसेज डाल देना है। वो ईमेल को समझते हैं कि व्हाट्सएप टाइप है, बट एक्चुअल में ईमेल में इतने फैक्टर्स होते हैं कि अगर आपकी पास बिजनेस ईमेल नहीं है, नॉर्मल @gmail.com वाली या फिर @yahoo.com जो फ्री होते हैं, जितने मर्जी बनाई जाओ वो, तो उसके अंदर आपकी इनको नहीं पता कि ईमेल 80% स्पैम में जाती है, बिजनेस ईमेल एक्चुअली एंड अप करती है किसी और के पास। और इवन मतलब आपका वोकैब, आपकी ग्रामर, वहाँ पे आप ये वाली लैंग्वेज यूज नहीं करते ना, यू को आप मैं भी यू नहीं डाल exact सकते ना। same हाँ एक काफ़ी सीनियर एचआर थे, काफ़ी बड़ी एमएनसी के, वो कहते थे कि अगर मेरे पास 100 सीवी आया है ना, तो पहली सिलेक्शन तो सीवी से हो जाती है। कि एक आधे का सीवी तो ऐसा होता है कि सीवी से सिलेक्शन हो जाती है, और लोगों को लगता है कि कट कॉपी पेस्ट करो, ऑब्जेक्टिव में ठा ठा ठा, हॉबीज में ठा 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 डालो, कुछ भी डाल दो। सारे सेम स्किल सबके सेम लिखे होते हैं। किसी कम्युनिकेशन, टाइपिंग स्पीड, गुड स्पीकिंग स्किल्स। उसको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं उनके पास। लेकिन आपने शुरू किया दोनों ने इकट्ठे रियल एस्टेट। आप कह रहे थे आप मार्केटिंग के बैकग्राउंड से हैं, सर लॉ के बैकग्राउंड से हैं, आपने टीचिंग की हुई है, दोनों ने अपनी टीचिंग की है। तो बताना कैसे, क्या क्या मतलब रियल एस्टेट आपका हो गया कि एक पानी का कुआं, उसके पहले आपने स्ट्रगल की होगी पानी ढूंढने के लिए, तो कैसे उस कुएं तक पहुंचे, वो स्टोरी बताओ आप। सर बताना। मैं तो यही मानता हूँ कि रियल एस्टेट ने हमें चुना है, हमने रियल एस्टेट को नहीं चुना। ठीक है, जो भगवान ने देना होता है ना, तो वो खुद आगे आगे खड़ा हो जाता है कि भैया ये ले लो। ट्रू। और मैं ये जो सर ने, मैंने भी आपको बताया कि हम आज ऐसे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें कि हमने फिर ये सोचा हम ये कर देंगे, हम ये कर, हमने कुछ नहीं किया। हम अपनी मेहनत कर रहे थे। और एक मैं सबको बोलना चाहूँगा, अगर आपने किसी एक चीज़ पे मेहनत की है और आपको वो एक चीज़ नहीं मिली, तो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, निराश मत होइए। उस परमपिता परमात्मा पे विश्वास रखिए, एनर्जीज पे विश्वास रखिए। इफ़ यू डू हार्ड वर्क विद एफर्ट्स, आपका जेन्युइन एफर्ट है, तो बिलीव इन गॉड। भगवान ने अगर आपको ए नहीं मिला ना, तो आपको जो भी बी चीज़ है, सी चीज़ है, जो भी आपके लिए बेस्ट है, वो भगवान पक्का आपके सामने अपने आप दे देगा। आपने मेरे को बताया था आप यूपीएससी एस्पिरेंट थे और आप कह रहे थे वो नहीं हो पाया, तो आपने फिर उस फेलियर को कैसे डील किया? मैंने तो कभी उस चीज़ को फेलियर कंसिडर करा ही नहीं। तो मेरे को लगा कि ठीक है, एक प्रोसेस है, उसमें इंटेंस कंपटीशन, प्रेशर हमने फेस किया, और उस चीज़ को आज हम अपने इस बिजनेस में भी हाँ, face उससे करते नॉलेज हैं, मिलती लेकिन है, वो बहुत बड़ा वास्ट, बिकॉज यूपीएससी का थिंक सो जितना मैंने सुना हुआ है, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसका कोई सिलेबस नहीं होता स्पेसिफाइड कि आपकी 10 चैप्टर आने वाले हैं, पढ़ लो। उसका वो होता है कि ये सारा ये गूगल है तुम्हारा, पढ़िए उसमें जो पढ़ना है, कुछ भी आ सकता है रैंडमली। तो आई थिंक यूपीएससी ऐसे होता है। ये सही है, वो जनरल अवेयरनेस टेस्ट होती है उसमें, और उसमें कुछ भी आ सकता है। कह सकते, बिल्कुल ठीक बात तो है। बहुत वास्ट है ना सिलेबस जो है, एक यूपीएससी का स्पेसिफाइड सिलेबस है, लेकिन यूपीएससी ने उस सिलेबस में हर वर्ड डाल दिया। हिस्ट्री का वर्ड डाल दिया, ज्योग्राफी का वर्ड डाल दिया, इकोनॉमी का डाल दिया, साइंस का डाल दिया, एनवायरनमेंट का डाल दिया, सोशो का डाल दिया, सब जनरल अवेयरनेस है, जनरल मतलब। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि वो करने का पूरा भगवान का मोटिव, आपको करवाने का मोटिव यही था कि रियल एस्टेट में आएगा। हाँ, ये तो बहुत क्लियर है। मैं सबसे कहूँगा, ठीक है टफ टाइम आता है, लेकिन जब टफ टाइम आता है ना, उसके बाद ही गुड टाइम। फेल फास्ट लर्न फास्ट, उसके बाद ही गुड टाइम आता है। अगर अंधेरा चल रहा है ना, तो उसके बाद रोशनी पक्का आती है। आप लगे रहो। देखो, निराशा तो होती है। अब ऐसा नहीं कोई हम बोल रहे कि जी हम फेल हो गए, उसके दिन अगले दिन हमने पार्टी की, ऐसा भी नहीं। तो लेकिन ठीक है, बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। तो इससे मुझे एक कोट याद आया जैक मा का, फाउंडर ऑफ अलीबाबा। काफ़ी बड़ी कंपनी है, मतलब वो उनकी अच्छी स्टोरी है। मतलब 25 लोग गए KFC में जॉब के लिए, 24 सिलेक्ट हो गए, वो हुए नहीं। ऐसा 2-3 बारी उनके साथ। उनका कोट है कि टुडे इज़ हार्ड, टुमारो इज़ हार्डर, बट डे आफ्टर टुमारो इज़ सनशाइन, बट मोस्ट पीपल डाई टुमारोज इवनिंग। ये बहुत अच्छा कोट है कि जीतने से ठीक पहले लोग गिव अप कर देते हैं, और क्योंकि वो प्रोसेस को छोड़ देते हैं। इट्स ऑल अबाउट द प्रोसेस। किसी भी फील्ड में प्रोसेस फॉलो करते जाओ। एंड सेकंड आफ्टर, मतलब आई थिंक आप पहले ही बोल सकते हैं प्रोसेस से, फोकस।
जो जिस टाइम पे जो भी कर रहे हो ना, उसको फोकस से करते जाओ, बस अपने आप ही भगवान देगा। मतलब आप कर्म करो, रिजल्ट का वो बिल्कुल छोड़ सही, दो। मतलब यार वो जो चीजें हैं ना, मतलब आप उस पर 100% बिलीव कर सकते हो। फल है या रिजल्ट है ना, वो बाय प्रोडक्ट है, उसने हाँ। आना ही आना है, किस फॉर्म में आना है ये नहीं आना। ये मत सोचो आप बस। ये काफी अच्छा है। किस फॉर्म में आने, बहुत आपने अच्छी बात बोली। अब मैं बता रहा हूँ आपको, आपने मेहनत ए पे की, भगवान ने रिजल्ट आपको बी का दे दिया। बी पे आपने मेहनत नहीं की ना यार, वो तो वैसे ही दे दिया भगवान ने। ट्रू। इसलिए मत सोचिए इतना। ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है जी, बातों से पेट नहीं भरता। तो आपको अपनी फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपको अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, आपको कब कमाना स्टार्ट करना है, ठीक है ना, वो सब चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, वो वेरी करती हैं, आई थिंक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। बट आई थिंक एक चीज़ कांस्टेंट रहनी चाहिए बंदे के मन में जो होती है, मतलब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट मुझे ये लगता है कि जब तक आप एक मंथली एक मिनिमम इनकम जो है इंडिया में अच्छी लाइफ जीने के लिए, और जब तक आप महीने का 1 से 1.5 लाख रुपए कैश नहीं लेके आ रहे घर पे, कमा नहीं रहे हो, तब तक डोंट बी पैशनेट, डोंट बी दिस एंड दैट। कई बार होता है कि लोग की स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती, पैशन के चक्कर में वो अपना मेन रिक्वायरमेंट छोड़ देते हैं। आई थिंक सो पहले पैशन से भी पहले आपको एक बेसिक कैश फ्लो चाहिए कि मेरे पास 1 लाख रुपए महीने का अगर आ रहा है, मेरी फैमिली कम से कम भूखी नहीं मरेगी। देखिए ये तो है ही है। देखिए, आपने कभी सुना है किसी गरीब को कि उसके नवरात्रे के फास्ट हैं या वो रोजे रख रहा है? ना, ये सुनो, रोजे या फास्ट रखता है भाई जिसका पेट भरता है। भरा है। सब समझो, जिसके पास खाने का ऑप्शन है वही व्रत रखेगा। जिसके पास खाने का ऑप्शन नहीं है उसका तो रोज ही व्रत है। हाँ। तो इसलिए जो पैशन है ना, पैशन को फॉलो करो, लेकिन एटलीस्ट जो आपने बोला वो फिगर वेरी कर सकती है। दैट कैन बी 30,000, दैट कैन बी 1 लाख। पर्सन टू पर्सन है। आप कहाँ रह रहे हो, आप गांव में रह रहे हो, आप टायर 2 सिटी में रह रहे हो, आप टायर 1 में रह रहे हो, तो नहीं, कई बार दैट फिगर डिपेंड्स। तो जैसे छोटे शहरों में है, अगर आपका खुद का अपना मकान है तो वहाँ स्कूल की फीस भी बहुत कम है, आपका हर चीज़ पैदल जाके ही हो जाती है या बाइक से हो जाती है, तो आपका फ्यूल का एक्सपेंडिचर कम है, तो वहाँ पे चीज़ें सस्ती भी हैं, तो आपका वो अमाउंट जो है वो वेरी करता है। तो लेकिन एक बेयर मिनिमम अमाउंट जो है वो पक्का आपको अपने परिवार के लिए चाहिए, दवा बूटी जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद आपको पेंटर बनना है, आप बोलो मैं पेंटर बनूंगा, कहाँ से पेंटर बनोगे, घर तो चल नहीं रहा। हाँ, जब पैसा बनने लग जाता है एक चीज़ पे, शौक पैशन वो अपने आप बन जाता है, मज़ा आने लग जाता है। बिकॉज जो आपने कहा ना कि अलग अलग अमाउंट से कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस चीज़ से मैं। बट कई बार क्या होता है कि अगर आप सोच रहे हो कि मेरे लिए अमाउंट 40,000 रुपये है, बट कई बार होता है कि फैमिली ने अपने 10 खर्चे पहले और पाल रखे हैं, गाड़ी की EMI जा रही है, वॉशिंग मशीन की EMI जा रही है, 2-2 साल की पड़ी हुई है या 5-5 साल की पड़ी हुई है, तो बंदे को सोचना पड़ता है कि 40,000 से काम नहीं बनेगा, कम से कम 70-80 हज़ार कमाना पड़ेगा। ऑब्वियसली है, वो तो है ही है, हमने पहले ही बात की है कि आपका कितना कंजम्पशन कल्चर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपकी EMIs हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ये कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट की क्या प्रेडिक्शन है फॉर द, मैं ईयर नहीं कहूँगा कि 10 साल 50 साल ऐसे कुछ नहीं कहूँगा, बट आपके हिसाब से वेयर इज द कंज्यूमर्स माइंड गोइंग, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग मैटर्स ऑन कंज्यूमर क्या, और कंज्यूमर में मानूंगा कि जो आपके लोअर मिडिल क्लास से लेके जो अपर मिडिल क्लास है उसको कंज्यूमर मानता हूँ मैं। रिच लोग जो हैं वो कुछ भी खरीद सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं, उनके पास कोई लिमिट्स नहीं है, उनको मैं कंज्यूमर नहीं मानता, उनको मानता हूँ शौक की, वो परचेज भी बाइंग वो नेसेसिटी से नहीं करते, वो शौक से करते हैं कि कुछ मर्जी जब मर्जी खरीद लिया। तो एक जो लोअर मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास की जो कैटेगरी है वो कंज्यूमर कहाँ जा रहा है आपके हिसाब से? को रियल एस्टेट में ना ट्रेडिशनल जो हमारी एसेट क्लास है, जैसे कि एग्रीकल्चरल जमीन खरीद ली, घर खरीद लिया, दूसरा घर खरीद लिया, ठीक है, PG बना लिया, दुकान है, 2 दुकानें हो गई, रेंट आ रहा है, ये ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिशनल एसेट्स हैं। अभी जो आप नई चीज देखोगे जिसको मिडिल क्लास भी फॉलो करने लग गया है, को वर्किंग स्पेसेस है, कमर्शियल में को लिविंग स्पेसेस हैं, वेलनेस हाउसिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा चल रहा है। ये एक्सप्लेन करना ही पता नहीं हूँ किसी, मतलब सपोज रिटायरमेंट के बाद आपको एक बहुत पीसफुल लोकेशन पे और है ना सेफ एंड सिक्योर प्लेस पे आपको रहना है, ठीक है, तो ये चीजें जो है रियल एस्टेट में वो आ रही हैं। बेसिकली इंडियन कंज्यूमर इज गोइंग टुवर्ड्स शौक मोर देन नेसेसिटी, अब थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है आपके हिसाब से? चेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी में, चेंजेस हैं,
कोवर्किंग स्पेसेस जैसे मैंने बोला, office एक बार एक्सप्लेन spaces, करना कोवर्किंग, studios को लिविंग एंड देखो आप वेलनेस। मोहाली के अंदर ही देखो तो स्टूडियोज अपार्टमेंट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। हाँ, मोहाली में है ये डिमांड स्टूडियो अपार्टमेंट्स की। बिल्कुल है, बहुत ज्यादा है। और आई Okay. थिंक उसकी ये सिर्फ और सिर्फ माइग्रेशन की वजह से है। अगर कोई पिंड से या फिर कोई गांव से बंदा इधर मोहाली चंडीगढ़ आ रहा है कुछ काम करने पढ़ने, अभी भी ना बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जिनमें जो मेल मेंबर है वो शहर में रह रहा है, शहर में जॉब कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है या कुछ भी कमा रहा है, प्राइवेट गवर्नमेंट, लेकिन उसकी जो फैमिली है वो वहीं गांव में सेटल्ड है, वो रिलोकेट नहीं हुई है, तो वो हर वीकेंड अपने घर जाता है। हाँ ट्रू। ठीक है, तो अब जो पर्सन अकेला यहाँ रह रहा है, ही अगर वो शी भी है, ही और शी डज नॉट नीड अ 3 BHK। व्हाट दे वांट अ सिंगल BHK, अ स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि उसने हफ्ते बाद फिर अपने गांव जाना है, अपने जो होम टाउन है वहां चले जाना है, तो इसलिए बहुत चेंजेस आ रहे हैं। जैसे वर्क फ्रॉम होम है तो उससे को वर्किंग स्पेस का आइडिया बनता है। आप आओ अपना, मतलब आजकल पर सीट रेंट पे जा रही है। ओके। पहले तो आप सोचते थे ना कि मुझे ऑफिस रेंट पे लेना है, तो आजकल तो एक पर्सन है, जॉब उसकी बेंगलोर में है, मुंबई में है, यूएस में है, वो मोहाली में बैठा है वर्क फ्रॉम होम, लेकिन अब वो घर पे बैठता है तो घर पे डिस्टर्बेंस है, कोई गेस्ट आ गया, कभी कोई काम आ गया, तो वो चाह रहा है कि यार एक थोड़ा सा माहौल प्रोफेशनल हो जाए और एक प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाए, तो यहाँ पे पर सीट रेंट पे मिलती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना पर सीट वाला। ये पर सीट है। मुझे लगता था पहले कि मोहाली जैसे में ऐसी को वर्किंग स्पेसेस हैं जहां पे पर सीट, दैट ऑल्सो उसमें भी कैटेगरी है, आपको पर सीट चाहिए जहां पे 50 लोग बैठे हैं तो उसका रेंट लगा है, आपको वाईफाई मिलेगा, आपको चाय पानी मिल जाएगा, आप आइए अपना लैपटॉप लगाइए अपने चले जाइए। आप नहीं चाहते इस 50 लोगों में बैठना, आप चाहते हो कि 10 लोग ही बैठे हों, ठीक है, आपको उस हिसाब से रेंट है। आप चाहते हो मुझे सिंगल कैबिन चाहिए तो आपको वो भी पॉसिबल है। तो इस तरह की चीजें शहर में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, सक्सेसफुली वो रन हो रही हैं, एंड जिसने एक को वर्किंग स्पेस बना दी है वो दूसरी स्पेस भी बना रहे हैं। इट्स अ गुड मॉडल ऑफ बिजनेस बेसिकली। अभी डेटा सेंटर्स बन रहे हैं मोहाली में। कैसे बताना। मतलब देखो हम सारे ये जो भी डिजिटल से जो डेटा जनरेट होता है इसको स्टोर करने के लिए आपको सर्वर्स लगाने की जगह चाहिए। ओके, सर्वर बेसिकली rooms। कहाँ की कंपनीज बना रही है मोहाली में? कंपनीज ही नहीं प्लीज। मतलब इतना तो खैर मैं नहीं इतने इंटरेस्ट से इसको बेसिकली बहुत लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज हैं। तो मिला बेसिक हूँ ऐसे लोगों से अच्छा, तो जो हमें भी पिच करने आए थे कि सर आप इसमें इन्वेस्ट करिए। इवन हमने तो मतलब सुना है कि जैसे इन मुंबई और गुड़गांव, हम गलत हो सकते हैं कि बिग जो कंपनीज हैं लाइक इन्फोसिस है, ये अपने डाटा सेंटर्स बनाते हैं, लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर कि लोग एक डाटा सेंटर में पैसा इन्वेस्ट किया, वो आपको पर मंथ ये एसेट है एक्चुअल में, बिकॉज़ ये स्टोरेज स्टोरेज में भी आ रहा है। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स की वेयर हाउसिंग होती है वैसे ऑनलाइन डिजिटल डाटा की वेयर हाउसिंग एक तरह से है। तो ये आपने नई टाइप की इन्वेस्टमेंट बताई कि लोग ज़्यादा करते हैं कि ज़मीन में इन्वेस्ट कर दो, जो फेयर है, अच्छी चीज़ है, बट सारे वहीं जा रहे हैं, वो तो है ही है। तो ये नई टाइप की इन्वेस्टमेंट। इसके बाद देखिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस है, वो ट्रेडिशनल में हमेशा ही रहेगा। ट्रेडिशनल अल्टीमेटली वो अल्टीमेट चीज़ है, वो जाने नहीं वाली कहीं पे भी मेरे ख्याल से। तो अगर हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, कितने टाइप की होती है, जैसे कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करना क्या क्या होता है इसके अंदर। देखिए मेजर कैटेगरी तो यही है, वन इज रेजिडेंशियल, वन इज कमर्शियल, वन इज इंडस्ट्रियल, और जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको हम छोड़ देते हैं। अब जैसे हमने इससे पहले बात की है, रेजिडेंशियल में कैटेगरीज आ गई है। रेजिडेंशियल में आपकी कोठीज कैटेगरी है, आपका कॉन्डोमिनियम कल्चर आ रहा है तो फ्लैट्स आगे हैं, आपके यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट आगे, आपके को लिविंग आगे। आप मुझे बता रहे थे कि आजकल ट्रेंड आ रहा है कि लोग फार्म हाउसेस में या फिर बहुत सारे अमीर लोग लग्जरी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करें। जैसे DLF कैमेलियस का एक फ्लैट 200 करोड़ का बिका था, रिडिकुलस अमाउंट है 200 करोड़ फॉर अ फ्लैट, जमीन भी नहीं फ्लैट। तो क्या आपके हिसाब से ट्रेंड आ रहा है मोहाली में कह लो, पंजाब में कह लो, इंडिया में कह लो, कि कैसे रिच लोग प्रीमियम प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं? नहीं, वन थिंग इज श्योर, एज आपने DLF कैमेलिया की बात की है,
मोहाली में, इस ट्राई सिटी में, चलो वो तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया है, उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ के फ्लैट्स मोहाली में बिक रहे हैं। पीपल जो कनाल हाउसेज में रहते हैं वो भी इन प्रॉपर्टीज में शिफ्ट होना चाहते हैं, फ्लैट्स में। आप कनाल हाउस में ना बैडमिंटन कोर्ट नहीं बना सकते, आप कनाल हाउस में स्विमिंग पूल नहीं बना सकते, सब कुछ नहीं बना आप सकते। कनाल हाउस में मतलब कैरम, जिम, हर चीज नहीं पॉसिबल है। एंड सेकंड इज द कम्युनिटी लिविंग। आप 3-4 लोग रहेंगे, बात किससे करेंगे? आपके सिक्योरिटी पर्पस है, आप बाहर हैं, पीछे फैमिली को कौन देखेगा? अब तो आप खुद हायर कीजिए 3-4 गार्ड। सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर नाउ डेज। तो कॉन्डोमिनियम कल्चर आ रहा है, लोग बड़े फ्लैट खरीद रहे हैं जिनका एरिया 3500 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, 4500 स्क्वायर फीट, 5,000 स्क्वायर फीट। तो आपको कनाल के फ्लोर की फीलिंग है। वहाँ आपको लग्जरी अमेनिटीज लाइक योगा, स्विमिंग पूल, आपका टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, एल्डर पार्क, एल्डर जोन, रेस्टोरेंट आपको बीच में मिलेगा, आपको रूफ टॉप कबाना, इन्फिनिटी पूल। तो ये अमेनिटीज आ रही हैं और पीपल आर वेरी मतलब बेंट टुवर्ड्स इट। अब मेरा आपसे एक सवाल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है पब्लिक के लिए, बिकॉज थोड़ा सा अच्छा सवाल है ये। तो आपका आज तक का सबसे ज़्यादा क्रेजी रिच एक्सपीरियंस क्या रहा है? बेसिकली आप अलग अलग टाइप के लोगों से डील करते हो, तो आपको मिडिल क्लास लोग मिलते होंगे, अमीर लोग मिलते होंगे, बहुत ही अमीर लोग मिलते होंगे। जो यहाँ पे अगर लोकल बात करें तो चंडीगढ़ में मैक्सिमम हैं जो बहुत ही अमीर लोग हैं जो दिखाते हैं। आई थिंक गाँव में बहुत लोग हैं जो अमीर हैं जो hundreds of करोड़ दिखाते नहीं है, और वो बिल्कुल लाइफस्टाइल जितने बिल्कुल मिडिल क्लास, बिल्कुल बेसिक सा दिखाते नहीं है। बट चंडीगढ़ दिखाते बहुत तरीके से हैं कि हमारे पास पैसा है। आपका आज तक का सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस क्या रहा है ऐसे किसी बहुत अमीर पर्सनैलिटी के साथ का? आप कुछ शेयर करना चाहते हो तो बता सकते हो। जिस जगह से बिलोंग करते हैं तो मंडी बोलते हैं, तो आपने हमारे मंडियों में आम लोग होते ही ऐसे हैं, उनके पास दिखाने को पुरानी मारुति गाड़ी होगी और अंदर बहुत सामान भरा होता है। तो हमारे लिए तो मतलब हमने तो बचपन से ही ऐसे ही देखा है कि भैया ये इतने पैसे वाला आदमी, और दिखने में वो आपको ऐसा रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस हुआ है? कोई आया बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी ऐसे ले गया और आप बोले दिखने में तो कुछ लगता नहीं बट पैसा इतना ज़्यादा? ये तो बहुत कॉमन है। मतलब अब तो हमारी खुद की और हमारी टीम की, हमने उनकी कंडीशनिंग और अपनी कंडीशनिंग कर दी है कि सामने वाला कैसा दिख रहा है, उसने कैसे कपड़े पहने हैं, गंदे पहने हैं, अच्छे पहने हैं। डोंट जज एनीवन। आप डेडिकेटेडली जो उनकी डिमांड है उनको दिखाइए। आप ये जज मत करिए कि ही और शी कैन बाय और कांट बाय। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है एक प्रॉपर गाइडेंस, जो उनकी रीच में है, जो उन्होंने आके हमसे डिमांड की है। तो ये सबसे क्रेजी एक्सपीरियंस है हमारा। तो यही हमने इससे सीखा है कि डोंट जज। और एक आपके पास आया अरमानी की शर्ट पहनकर, गुच्ची की बेल्ट लगाकर, और आप वहां भी एक्सपेक्ट मत करिए कि ये क्या ले जाएगा। तो नेवर एक्सपेक्ट। मुझे लगता है लेकिन जो थ्रू आउट वर्ल्ड है, जो मतलब इंडिया में नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड जो चीज़ है, जो लोग एक्चुअल में इन पर पैसे होते हैं, अमीर होते हैं, वेल्दी होते हैं, रिच नहीं वेल्दी होते हैं, वो हमेशा साइलेंट लग्जरी प्रेफर करते हैं। साइलेंट लग्जरी मतलब कि आपके कपड़ों पे हर जगह लिखा नहीं होगा कि ये गुच्ची है, गुच्ची गुच्ची। मुझे लगता है जो लोग वो चीज़ पहनते हैं उनके पास एक कुछ सोसाइटी को प्रूव करने के लिए होता है कि देखो मुझे, मेरे पास पैसे हैं। बट जो एक्चुअली वेल्दी लोग होते हैं वो कभी भी दिखाते नहीं, वो साइलेंट लग्जरी। और इसका परफेक्ट जो वो है ना, परफेक्शन जो चलती है, जो चीज़ मैच होती है इसके अंदर, जहाँ पे उनको बेनिफिट होता है। अगर आपने कोई कोट पहनना, बहुत महंगा कोट है बट आप कहीं लिखा नहीं है कौन से ब्रांड का है, कुछ भी है, इंस्टेंटली अगर कोई आपके सामने बंदा आया जो गुच्ची मानी वही वाला टाइप बंदा है, वो देखेगा कि हाँ नॉर्मल कपड़े पहनने ठीक है। जो बंदा एक्चुअली इस कम्युनिटी से है, जिसको पता है उस कोट के बारे में, वो इतना महंगा कोट है या फिर इतनी महंगी कोई भी चीज़ है, और उसको एक्चुअली पता है कि ये साइलेंट लग्जरी है, वो आपसे डायरेक्ट नेटवर्क करेगा। तो आपको ऑटोमेटिकली सही लोग ही मिलेंगे इसके अंदर। फिर आपको कोई भी मिलेगा ही नहीं जो फूफा करने वाला होएगा, पता ही नहीं चलेगा उसको।
हम कर ही रहे हैं कि आपका क्रेजी एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताना आपने आज तक सबसे सस्ती प्रॉपर्टी कौन सी बेची है? प्रॉपर्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं, ना पर्सन का, ना और अमाउंट सबसे की नाम की जरूरत नहीं है, कि थोड़ा आइडिया बॉल देना पाक बस। आइडिया देना, प्लस सबसे ज्यादा महंगी आपने प्रॉपर्टी कौन सी बेची है अपने हाथों से? महंगी तो मुझे याद है, सस्ती अगर सर को याद हो तो सस्ती तो बिकती रहती है। Minimum क्या rate रहता है? 40 लाख 30-40 लाख्स। BHK ये। ओके, तो फिर सबसे महंगी का बताओ फिर कैसे? महंगी में अगर आप प्रोजेक्ट वाइज देखो, सिंगल यूनिट या प्लॉट है, Single unit. फ्लैट है, सिंगल चीज? I think that deal was of around 6 year, the showroom of 200 square yard. In this Tri City, 6 to 7 year. 6 to 7 CR कमर्शियल का। Commercial. और आपका रियल एस्टेट में क्या एक्सपीरियंस रहा है कि जो बायर बहुत महंगी चीज लेता है वो फास्ट बायर होता है कि स्लो बायर होता है? Always a slow buyer. ओके। क्योंकि देखिए, जो बहुत महंगी चीज लेता है ना, वो वेल्दी क्लास है, और जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो आप स्पेकुलेशन से बाहर आ जाते हो। स्पेकुलेशन कौन करता है? एक मेरे को लगता है स्पेकुलेशन नॉर्मली बहुत वेल्दी क्लास नहीं करती। वो कहते हैं हमने पैसे लगाने हैं, हमने चीज को ढंग से देखना है, उसको एनालाइज करना है, पेपर्स भी चेक करने हैं, और आसपास का एरिया भी चेक करना है। तो वो इस चीज से बाय नहीं करते कि जी जल्दी ले लो बढ़ जाएगी। वो कहते हैं फिर बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, नहीं लेंगे क्या हो जाएगा। जिंदगी में ठीक जिंदगी जी रहे हैं, खुशी है, कोई दिक्कत तो है नहीं, ऐसा ना। तो हमेशा जो वेल्दी क्लास से आता है वो एनालाइज करने के बाद एक गुड टाइम उस चीज को देने के बाद ही बाय करता है। और जिसको होता है कि क्विक मनी बनानी है फास्ट, वो होता है हमेशा फास्ट बाय, कि हाय हाथ से ना निकल जाए। ये जो फोमो है ना, द फियर ऑफ मूविंग आउट, ये आई थिंक जैसे जैसे एक इंसान की वेल्थ बढ़ती है एज वेल एज एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो वो फोमो कम होता रहता है। तो आप फिर कभी भी इसलिए चीज नहीं बाय करते कि निकल ना जाए। कोई दुनिया नहीं रुकने वाली, कुछ नहीं होने वाला, निकल जाएगा तो कुछ और आ जाएगा। आई थिंक मुझे लगता है इसमें एक और चीज़, जैसे आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ तो होता ही रहता है, मतलब आपको भी होता होगा ये, बिकॉज आपकी टिकट वैल्यू हाई होती है आपकी बिजनेस के अंदर। आई थिंक सो कि जब भी कोई नया बंदा आता है ना किसी बिजनेस के अंदर जहाँ डील्स क्लोज होती हैं, तो जब भी आप नए होते हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको होता है बस फटाफट डील क्लोज कर दूँ, बस खत्म करूँ, फटाफट पैसे आ जाओ साथ में। बट जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, आपको पता चलता है कि अच्छी डील्स टाइम लगा के ही क्लोज होती हैं, जो लंबी चलती हैं। बिकॉज एक डील की बात नहीं है, एक कस्टमर रिलेशनशिप की बात भी होती है कि एक बंदा आपसे अगर आज एक चीज़ खरीद रहा है, वो आगे जाके 50 चीज़ और खरीदेगा अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी है उसके साथ। वैसे तो ये बोला जाता है कि द बेस्ट डील्स ऑफ योर लाइफ वो डील्स हैं जो आपने की नहीं, जो हो गई, जिसमें बच गई। नहीं, आपने बच गया। अच्छा। द बेस्ट डील्स ऑफ लाइफ वो हैं मतलब जो आपने नहीं की। क्यों? जब आप एनालिसिस करते हो, जब आप समय लगाते हो, तो आपको डेप्थ नॉलेज पता चलती है, फिर आप उस डील को मना कर देते हो। वही बेस्ट डील है। नहीं तो एक बुरी डील आपके 10 डील्स का प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल सब वाइप आउट कर देगी। ओके, सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी वो होगी जो आपने नहीं की। द बेस्ट डील इन योर लाइफ इज दैट डील व्हिच यू डोंट मेड, जो अवॉइड कर दिया आपने सही टाइम पे। ये काफी इंटरेस्टिंग टेक था। हाँ, हमें नहीं पता ऐसे कुछ। तो मैंने आपसे एक चीज़ पूछनी थी। हम पहले बात कर रहे थे जॉब्स की, प्लस कॉलेज से जो निकलते हैं जेन जी, मिलेनियल्स, ऑल दैट। तो आपके हिसाब से आपने देखा है, आपके हिसाब से जेन जी ज़्यादा मेहनती क्रिएटिव है या फिर प्रीवियस जनरेशन ज़्यादा मेहनती या क्रिएटिव थी? नहीं, ऐसे आई थिंक कंपैरिजन तो मतलब अगर हम ऑब्जेक्टिव टर्म्स में बोल दें कि जेनजीज आर बेटर देन मिलेनियल्स और अल्फाज आर बेटर देन जेनजीज, तो आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। दोनों में डिफरेंस है। जैसे हमारी पहले बात हुई है, मिलेनियल जो है वो टीम वर्क, कल्चर में काम करना पसंद करते हैं। जेनजीज प्रेफर टू वर्क अलोन। मिलेनियल्स prefer email, face-to-face communication. Zenzi's prefer Zoom meetings या डिजिटल पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो डिजिटल को लेकर बहुत ज़्यादा है, टेक से भी ज़्यादा है। मुझे लगता है एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए ना, मैंने नोटिस किया अपनी तरफ से कि जो मिलेनियल्स है, जो पुरानी जनरेशन है, जो
वो प्रेफर करते थे, प्रेफर नहीं मतलब उनकी एक नीड भी होती थी, दे यूज टू बी कि ये मेरा बिजनेस है, मेरा काम है, मैं सारा खुद ही कर दूंगा, मैं सारा, मतलब वो मेहनती बहुत ज़्यादा है थे बेसिकली, दे वॉन्ट टू वर्क वेरी हार्ड एंड अचीव देयर थिंग्स। आई थिंक जो नई जनरेशन आ रही है, जो जेनजी भी है, आई थिंक अगर आप देखोगे ना स्टार्टअप्स, ऑल द स्टार्टअप्स जो साइकोलॉजिकल लेवल है, दे आर ऑल अबाउट डेलीगेशन, कि आप अपना काम किसी को डेलीगेट कर रहे हो, उसको काम पे रख रहे हो। आई थिंक वो क्या होता है ना कि मुझे ये काम खुद नहीं करना, हर कोई काम जो कोई और बंदा कर सकता है, मैं सारा काम किसी को दे दूँ। देखिए इसमें ना एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, जो मिलेनियंस का हार्डवर्क भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से रोल प्ले कर रहा है। बिल्कुल है। देखिए आप डेलीगेट करोगे तो आपके पास वो सफिशिएंट इनकम और कैश फ्लो होना चाहिए, ताकि वो नीचे जिसको भी आप एम्प्लॉय कर रहे हो उसको वो सैलरी, वो कमीशन वो दे सको। तो मिलेनियंस ने हार्डवर्क किया, वो सेल्फ उसके लिए करने के लिए, है ना, वो उतना ही था हैंड टू माउथ के लिए। तो जब आप उतना ही कमा रहे हो जो है ही हैंड टू माउथ, ठीक है, तो आप कहाँ डेलीगेट में करोगे? तो धीरे धीरे उन्होंने भी, मिलेनियल्स ने बिजनेस को बिल्डअप किया, फिर आगे जाकर उन्होंने भी वो डेलीगेट किया, तभी वो डेलीगेशन जो है वो जेनजिस को तो आई थिंक वो वैसे ही मिल गया कि यस यू कैन डेलीगेट। तो बाकी आई थिंक दोनों जनरेशन अच्छी हैं, दोनों हार्ड वर्किंग हैं, दोनों ही अच्छा कर रही हैं। अपने अपने जनरेशन के फायदे होते हैं, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। अगर हम उसको एक डिफाइन करें ना, तो मुझे लगता है जो मिलेनियल्स थे और जो उस टाइम के सारे लोग हैं जो उस टाइम बॉर्न हुए, अपॉर्चुनिटीज की भी कमी। हाँ 1981 से 1996 को हम मिलेनियल्स बोलते हैं। इन इंडिया 1991 में तो हमारी इकोनॉमी जो है वो लिबरलाइज हुई है, खुली थी। द रिफॉर्म्स बाय द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको हम एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो उसके बाद ही तो कॉर्पोरेट का आया है, उसके बाद ही इकोनॉमी ने ज़्यादा ग्रो किया है। ये यूपीएससी नॉलेज है सारी, आप कह सकते हो। फेयर है। तो अगर हम देखें 91 में वो रिफॉर्म्स आए तो 96 तक तो वो धीरे धीरे भी चले, तो उसके बाद ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो आई। बट हाँ फेयर है, क्योंकि लोग कहते हैं जेनजी बहुत ज़्यादा लेजी हैं, होते हैं भी बहुत ज़्यादा। मैं भी कहने लगा था कि जो मिलेनियल्स हैं दे आर हार्ड वर्किंग एम्बिशियस पीपल, और जो जेनजी है वो लेजी एम्बिशियस है। लेजी एम्बिशियस तभी है बिकॉज वो हर चीज़ चाहती है कि जो मेरा काम नहीं है मैं उसको डेलीगेट कर दूंगा। तो है ये बिल्कुल ठीक बात आप। और उन्होंने डेलीगेशन को एक फंक्शन बना लिया अपने आप में कि डेलीगेशन भी काम है। बिल्कुल ठीक अपने तरीके से। जेनजी आगे वाली जनरेशन है, वो ही सारे रोल संभालेगी, इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट्स, सीईओज एंड पॉलिटिशियन, सारे रोल्स। तो वो अपने 20s में एंटर करने वाले हैं जो भी जेनजीज हैं। तो आपके हिसाब से क्या आपकी एडवाइस है रियल एस्टेट के पर्सपेक्टिव से, कि रहेंगे तो कहीं पर रेंट करें या बाय करें अपने 20s में, अगर उनके पास पैसा है? आपके हिसाब से क्या सही रूट रहेगा? देखिए इसमें जो मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है उससे काफ़ी लोग सहमत और असहमत हो सकते हैं। आजकल हर पर्सन गाइड कर रहा है कि जी क्यों पैसा लगाना, रेंट 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 पे रहो, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, उस पैसे को ग्रो करो। चलो हमने ग्रो कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? एट द एंड व्हाट यू नीड इज हैप्पीनेस। तो मेरे हिसाब से पहले एक अपनी छत तो बना ही लेनी चाहिए, एक अपना घर तो एक बना लेना चाहिए। इसमें काफ़ी लोग मेरे से नहीं सहमत हो सकते, वो उनका विचार है। मैं अपना विचार जो है वो दे रहा हूँ आपको कि ठीक है, आपने रेंट पे रह रहे हो, आपने उस पैसे को ग्रो करना शुरू कर दिया, आपके पास वही पैसा है। कल को चाहे आपने स्टॉक मार्केट में लगाया, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, चाहे आपने इक्विटी में लगाया, चाहे आपने रियल एस्टेट में लगाया, कहीं कुछ 19-21 हो गया, कहीं कुछ उल्टा फुल्टा हो गया, तो घर भी नहीं है और वो पैसा भी चला गया। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है फॉर एनी जनरेशन कि एटलीस्ट पहले एक अपने सिर पे छत, एक घर तो बना लेना चाहिए, उसके बाद यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट। अगर हम, आपका ओपिनियन बताना इसमें क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट्स में जाए, स्टॉक एंड वो सब, वो इतने लिक्विड नहीं है, स्टॉक्स और अनप्रेडिक्टिव है, प्रेडिक्टिव है, प्लस टाइम लेते हैं,
तो लिक्विड चीज़ होगी, गोल्ड हो गया। जैसे गोल्ड आज से सिर्फ 4 साल पहले 36-37 का था, मुझे याद है। आज गोल्ड 80-90 तक पहुंचा है, बहुत रिडिकुलस अमाउंट पे पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो ऐसे अगर किसी को इन्वेस्ट करना भी है, रेंट, चलो वो कह के रेंट पे रहूँगा, इन्वेस्ट करूँगा, इन्वेस्ट आपके हिसाब से लिक्विड चीज़ में करना चाहिए जो ईजिली लिक्विडेट हो जाए? आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेनी चाहिए। पोर्टफोलियो मेरा, पोर्टफोलियो में सबसे पहला तो इन्वेस्टमेंट ना एफडी में डाल दो, सेविंग के लिए, कि कल को कुछ हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास सबसे लिक्विड तो वही है। कोई इतना कुछ बुरा नहीं है, अगर 6-7% का इन्फ्लेशन है, 5-6% का आपको एफडी से मिल रहा है तो बराबर ही है। तो आई थिंक अ स्मॉल अमाउंट, नॉट अ बिग अमाउंट, थोड़ा सा अमाउंट तो आपको डाल, लाइफ इंश्योरेंस, इसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के ही करें। हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिए। और इंश्योरेंस में आई थिंक एक तो टर्म और एक हेल्थ, 2 करा लेनी ये चाहिए। भी इन्वेस्टमेंट से ही ये भी इन्वेस्टमेंट्स ही हैं। अब टर्म में ऐसा मत सोचिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अमाउंट भी तो कम जा रही है ना। तो टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और एफडी, सबसे पहले तो ये सिक्योर करें। कल को बीमार हो जाएं, कोई अनएक्सपेक्टेड खर्चा ना आए, कल को भगवान ना करे हादसा हो जाए, तो एटलीस्ट टर्म है आपकी फैमिली को संभालने के लिए। कल को कुछ नौकरी वगैरह में दिक्कत आ जाए, कोई महीना 2 महीने काम ना चले, 6 महीने नौकरी ना मिले, तो एटलीस्ट आपके पास एफडी है, आप रोटी खा लेंगे। वो फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद, हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद देन यू कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड, गोल्ड और रियल एस्टेट। दैट डिपेंड्स अपॉन द आपके पास कितना फाइनेंस है, कितना एक्सपोजर है, आप ले सकते हैं। एक मैंने ना बहुत जगह पढ़ा है, लाइक बहुत सारी जो फाइनेंस रिलेटेड किताबें होती हैं, या फिर जो टॉप लोग जो वर्ल्ड के हैं, जो एक नॉर्मल बंदे के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो एक उन्होंने एक चार्ट बनाया था परसेंटेज वाइज। तो उनने उसमें कहा था कि आपके, अगर आप महीने में जितना भी पैसे कमाते हो, इफ़ यू आर अर्निंग गुड अमाउंट, इट्स नॉट कि अगर आप कमाते थोड़ा कम हो और आपके सारे खर्चे हो जाते तो अलग बात है, वो सेपरेट चीज़ है। बट इफ़ यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट, तो उन्होंने कहा था कि 20% शुड गो टू योर एक्सपेंसेस, 30% यू शुड कीप इन द बैंक, 50% यू शुड इन्वेस्ट। अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम सोर्स है, अगर आपकी, मतलब इसमें हम EMI वगैरह कुछ नहीं जोड़ रहे, उसके बाद की जो अमाउंट बचती है। ठीक है। देखिए यहाँ ना जो रूल चलता है, एक रूल चलता है 50-30-20। वही है। 50% इज फॉर द एक्सपेंसेस, अच्छा, 30% इज फॉर द वांट्स, 50% इज फॉर नीड, 30 इज फॉर योर वांट्स। आप EMI, गाड़ी, मोबाइल, एंटरटेनमेंट, मूवीज, ईटिंग आउटसाइड, समथिंग, एंड 20% इज अ सेविंग। तो ये रूल चलता है। ये जैसे आपने बोला 50 सेविंग, 20 एक्सपेंडिचर। देखो मेरे को लगता है ना, ये किसी को भी पढ़ाना ये गलत है। देयर इज नो थंब रूल एट ऑल। ट्रू, देयर इज नो थंब। अब जो बेचारा 500 कमा के लेके आ रहा है, उसको आप क्या 50-30-20 समझाओगे, क्या 20-30-50? तो एक लेवल के ऊपर मैं वाले। आपको भी कह रहा हूँ ना, अब जिनका वो लेवल, जो वर्ड है ना, वो बड़ा सब्जेक्टिव वर्ड है। हाँ, एक लेवल से ऊपर तो लोग ऐसे हैं कि खर्चा ही 5% है, सारी सेविंग है, सारी इन्वेस्टमेंट। सारी इन्वेस्टमेंट ही है। मज़ा तो तब आता है जब आपके पास, जैसे आपने रूल बनाया कि 20% खर्चना है। मज़ा तब आता है जब आपको समझ ही ना है खर्चू कहाँ इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है। तो वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से ना जो रूल्स हैं, जो आजकल कहीं यूट्यूब पे किसी को देख लो, हर रूल बताई जा रहा है और हर बंदा उसको उसी को फॉलो करने में पागल हो रहा है। अब जो कमा रहा है 30,000 रुपये, वो सोच रहा है मैं 50-30-20 कैसे करूँ? वो पॉसिबल नहीं है। रोटी खा ले वही बहुत है। वो भी ऐसा ही सोचेगा। तो वो कम कर रहे हैं। इसलिए आई थिंक दिस इज सब्जेक्टिव। इंसान को बेसिक समझ होनी चाहिए, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ पैसा खर्च नहीं करना, कौन सा डेप्रिशिएटिंग एसेट है, कौन सा एप्रिशिएटिंग एसेट है, क्या मेरी नीड है, क्या मेरी वांट है। अब वांट और नीड में डिफरेंस ही अब बता देते हैं यूट्यूबर के जी, वांट नीड। आप कैसे डिफाइन करोगे? किसी के लिए कोई चीज वांट है तो वही चीज किसी के लिए नीड है। उसके, अच्छा मेरे को एक चीज बताना। तो आई थिंक ये सब्जेक्टिव है। बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी, बेसिक नॉलेज आपको अपने आप ही होनी चाहिए कि मेरी क्या आमदनी है और मुझे कितना, कॉमन सेंस। मुझे एक चीज़ बताना, एक कॉलेज से जो फर्स्ट टाइम जॉब लगी है किसी की, टाइम को हम साइड रखते हैं, फर्स्ट टाइम पहली नौकरी है, सैलरी कम होगी, ठीक है, जो भी है, वो अपने 5 से 10 साल करियर में कैसे सेव करे, कैसे इन्वेस्ट करे, कैसे खर्चे, मतलब अगर अपनी मिनिमम नीड्स पर है या फिर ऑल आउट जाके उड़ा दिया सारा, कि कैसे करे? बिल्कुल फ्रूगल, 100% फ्रूगल हो। पहले 5 से 10 साल जॉब लगी होगी,
अभी ना ही उसकी मैरिज हुई होगी, ना ही उसके ऊपर कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो वो एक बेस्ट टाइम है सेव करने का। ये नहीं है कि जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा सेव कर रहा है। आप 1 लाख कमा रहे हो, आपके 2 बच्चे हैं, बीवी है, घर का EMI जा रहा है, तो आप नहीं कर रहे। आप 30,000 कमा रहे हो, यू आर लिविंग अलोन, आपकी नई नई जॉब लगी है, तो जरूरी थोड़ी अभी गाड़ी लेनी है। तो आप पहले भी बाइक पे थे, आज भी बाइक पे सकते हो। पहले भी 10,000 का फ़ोन यूज़ करते थे, आज भी 10,000 का फ़ोन यूज़ कर सकते हो। पहले भी नॉर्मल कपड़े पहनते थे, अब भी नॉर्मल कपड़े पहन सकते हो। तो हो सकता है कि वो उस 30,000 में आप 20,000 बचा लो। तो वो स्टार्टिंग वाला जो टाइम है ना, उसमें अगर आप फ्रूगल रहे, उसमें शो ऑफ से बच गए, वो पैसा सेव कर लिया, तो उससे आपकी आने वाली जो 5-10 साल बाद है, जब आपकी मैरिज हो जाएगी, जब आपके बच्चे हो जाएंगे, तब आपकी सैलरी भी बढ़ चुकी होगी, आपकी स्पाउस की इनकम भी ऐड हो जाएगी और आपके पास एक बैलेंस भी होगा, तब आप आराम से अपना खर्चा कर सकते हो। क्रूशल है, क्योंकि जब आप फर्स्ट अपना मनी कमाते हो, पर्सपेक्टिव भी डिपेंड करता है, सब्जेक्टिव भी है, बट पहला रुपया कमाते हो तब आपको लगता है बस दुनिया अपनी है, बस जितना आया उड़ा दो। ये होता है काफ़ी ज़्यादा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, अब ये भी नहीं ना कि आप रोटी खाना बंद कर दो, अब ये भी नहीं कि आप जियो ही ना, लेकिन क्या है कि अपने हिसाब से। लेकिन अगर जितना फ्रूगल हो सकते हो बैलेंस करके उतना हो जाएंगे, तो अगर 5-7 साल में ठीक ठाक पैसे आपके जुड़ जाएंगे, तो एक कंफर्टेबल लाइफ आगे जाकर आप अनसर्टनिटीज जो हैं उनको टैकल कर लोगे, उनको फेस कर लोगे। पहले बहुत ट्रेंडिंग था कि इंडिया में टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग कह रहे थे कि हम कमा अपने लिए नहीं रहे, हम कमा निर्मला सीतारमण के लिए रहे हैं, सारा पैसा उधर ही जाएगा। तो आपके हिसाब से क्या इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है, जो टैक्स लग रहा है इतना हैवी, जस्टिफाइड है या फिर नहीं है? नहीं, देखिए, जस्टिफाइड तो नहीं है। इंडिया में काफ़ी चीज़ों के ऊपर देखिए, आप पहले तो आप इनकम टैक्स देते हैं, वो 30% है। उसके बाद अगर आपकी इनकम और ज़्यादा तो सरचार्ज भी है। इस साल वैसे काफ़ी रिलैक्सेशन किया गवर्नमेंट ने, तो सबसे पहली बात तो अपलॉड टू दी गवर्नमेंट जिन्होंने 12 लाख की इनकम तक नो टैक्स कर दिया। लेकिन फिर भी जो टैक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपने पहले इनकम कमाई तब आपने टैक्स दिया। एवरी टाइम यू डू एनी परचेज यू पे GST, एंड कुछ केसेस में दैट अमाउंट्स टू 28% ऑफ द अमाउंट। यू बाय कार, यू बाय एनी आईफोन प्रोडक्ट खरीदते हैं, और उसके बाद आप प्रॉपर्टी में बाय करते हैं, फिर आप स्टैम्प ड्यूटी देते हैं। तो आई थिंक मल्टीपल टैक्स है। तो देखिए, इकॉनमी में एक कर्व है, लाफर कर्व। ओके, तो दैट डेमोस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्सेशन रेट एंड द टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट रिसीव्स। तो देखिए, वो क्या है, वो आपको बताता है कि इफ टैक्सेशन रेट इज 0%, तब भी कोई टैक्स नहीं आएगा, एंड इफ टैक्स रेट इज 100%, जितना कमाओगे उतना ही दे देना है, तब भी कोई टैक्स नहीं आएगा, कोई अपनी इनकम शो ही नहीं करेगा। तो वो एक ऐसा एक लेवल पे होना चाहिए, तो जो टैक्स रेट इज बिटवीन 0 to 100%, लेकिन एक ऐसा टैक्स रेट होना चाहिए जिस रेट पे पीपल आर विलिंग टू पे टैक्स। देखिए, आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कोई नहीं चाहता चोरी करना, लेकिन जब टैक्सेशन के रेट्स इतने हैं तब पीपल डू वाइट ब्लैक ऐसा कुछ करते हैं। अगर एक जेन्युइन टैक्स रेट को, जहां पे पीपल आर विलिंग एंड रेडी टू पाई फ्रॉम द कॉर ऑफ हार्ट कि यार ठीक है देना बनता है, तो आई थिंक वहां पे गवर्नमेंट को इसको डायरेक्ट टैक्स जो है इसको धीरे धीरे इंडायरेक्ट को तो खत्म ही करना पड़ेगा। ये सर ना सर, और इंडायरेक्ट को नहीं, चलो खत्म किसी ने ना करो, हाँ ऑप्टिमम बस लेवल ते ले होना पड़ेगा ना। हमें लगता है कि एक ऑप्टिमम लेवल पे गवर्नमेंट को टैक्स लेके आना पड़ेगा, जिससे फिर गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ जाए और पीपल पे भी करें। मेरे ख्याल से रेवेन्यू की बढ़ने के अंदर टैक्स बढ़ाने की जरूरत कम है, टैक्स अवेयरनेस ज़्यादा जरूरत है कि हर कोई टैक्स भरता ही नहीं है। आई थिंक टैक्स में पॉपुलेशन 1% से भी कम है फिलहाल, जो एक्चुअल नंबर है। बिल्कुल ठीक बात। टैक्स वो तो सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के बारे में शायद आप बात कर रहे हैं।
जो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो है भी तो वो है तो ना। हम सभी पे करते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से अगर इनकम टैक्स की बात करें तो एक तो चलो एक पॉइंट है कि जब आप कमाओगे टैक्स, खर्चों के टैक्स, सेव करोगे टैक्स, इन्वेस्ट करोगे टैक्स, किसी हेरिटेज टैक्स इंडिया में होता है। बिल्कुल। जैसे आपने रिसीव किया कोई आप किसी के वारिस थे, आपने प्रॉपर्टी रिसीव की, उस पर टैक्स, तो ऐसा कोई जरिया नहीं है, पैसा अगर पड़ा भी फिर भी टैक्स लगेगा, तो सेंसबंदी लोग छुपाते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो टैक्स भरते हैं ज़्यादातर मिडिल क्लास हैं, क्योंकि अपर क्लास छुपा लेती है, लोअर क्लास इतना कमाती ही नहीं है कि टैक्स लगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मिडिल क्लास हमेशा टैक्स ज़्यादा भरता है। डेफिनेटली यू कैन से इट। अभिनंदन सर, आपके हिसाब से जो रेरा है, जो कि बहुत टाइम, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए ऐड हुए को, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होगा रियल एस्टेट के अंदर इसको, रेरा का आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअली बेनिफिशियल है कि इसके अंदर भी बहुत चीज़ें चलती हैं फालतू की, और लाइक इज इट काइंड ऑफ पॉइंटलेस, इज इट लाइक इस पे वैलिडेशन होती है कि नहीं होती उतनी आपके हिसाब से? देखिए, रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक्चुअली में रेरा को बनाया गया था, ये जो लॉ है इसको लेके आए थे ताकि होम बायर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। और एक्चुअली में इसका जो फ़ायदा ये हुआ कि रियल एस्टेट इंडिया में एक तरह से बहुत अच्छी ग्रो करी आफ्टर रेरा। ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे 30-70 का एक रूल है रेरा के अंदर कि जो भी पैसा डेवलपर्स कलेक्ट करते हैं उसका 30% ऑपरेशंस में ही जाता है, 70% तो स्पेसिफिक जो प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है उसी में ही जाएगा। तो ये डेली बेसिस पे मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के, जिसमें ये साफ पता चलता है कि रेरा ने होम बायर्स के कोई इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में काफ़ी मदद करी है। लेकिन फिर भी डिलेज जो है इनकी जजमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं है। उससे आपने सुना होगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो रेरा के जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको कहीं ना कहीं उनका कोई लूप होल निकाल के उसको फिर वो यूज़ करते हैं। तो और ज़्यादा इस लॉ को एक तरह से मजबूत करने की ज़रूरत है और फास्ट करने की। बिल्कुल, बिकॉज मैंने ना बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, 2-3 एग्जांपल आई थिंक ट्राई सिटी में भी हैं इस चीज़ के। डेवलपर्स फुल स्पीड में आते हैं कि हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट यू कांट स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन अंटिल द रेरा इज अप्रूव्ड। मतलब उस तरीके से कि आपका अप्रूवल नहीं है जब तक गवर्नमेंट से बहुत सारे चीज़ अप्रूवल्स तो होते है ऐसी एग्जांपल जहाँ पर रेरा दिक्कत ने क्या आती है कि आपकी कंपनी ने, जो डेवलपर, उसने बजटिंग कर रखी है कि मेरी एक बार बजटिंग होगी, मैंने बजटिंग कर ली कि मेरे इतने करोड़ रुपए, इतने पैसे लगेंगे इस साल ये बनाने में। अगर आपका रेरा या फिर कुछ भी बहुत लेट आता है, अप्रूवल्स बहुत लेट आता है गवर्नमेंट से, आपकी बजटिंग सारी हिल जाती है और बजटिंग में 25-30-50% का इंक्रीज आ जाता है। वो तो है ही है। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी उसके टाइम के साथ है। अगर प्रोजेक्ट टाइम ही कंप्लीट नहीं हो पाता तो उस प्रोजेक्ट की वाइबिलिटी खत्म हो जाती है। पहले उसमें प्रॉफिट खत्म होता है, फिर वो ब्रेक इवन पे आता है, फिर उसका ब्रेक इवन खत्म होता है, फिर वो लॉसेस में आ जाता है। तो ये यहाँ पे तो गवर्नमेंट को डेफिनेटली इंटरवीन करना चाहिए। सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, चाहे आपका CLU है, चाहे आपका लेआउट है, चाहे आपका बिल्डिंग प्लान है, चाहे आपकी कंट्रोल शीट है, चाहे आपका लाइसेंस टू डेवलप है। दिस मस्ट बी अ टू फास्ट प्रोसेस। इसको जितना गवर्नमेंट जल्दी करेंगे उतना बिल्डर जो है वो जल्दी काम स्टार्ट कर पाएगा, और उतना ही जो प्रोडक्ट है वो टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। और इसी से ही जो सबका इंटरेस्ट है, बिल्डर, इन्वेस्टर, एंड यूजर, वो वॉच हो पाएगा। अब इसका ना मेरे सामने एग्जांपल है, इसमें रेरा इन्वॉल्व नहीं है, बट जो मैंने आपको भी चीज़ बताई, जो मोहाली एयर सिटी के अंदर, मैं एयर सिटी में रहता हूँ अभी, तो वहाँ पे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, बट जैसे ही कोविड आया, कोविड के अंदर इट गॉट डिलेड, कॉस्ट्स उनकी ऑलमोस्ट शूट अप कर गई, हर चीज़ की, सीमेंट की, हर चीज़ की, जो मेकिंग कॉस्ट होती है। और उसके बाद जो उसको डेवलप कर रहा था उस बंदे को, वो भाग गया, मतलब वही एस्केप। इसमें ना इंडिया में जो हमारे NPAs हो रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इट्स इजी टू एंटर इनटू द बिजनेस
बट इन इंडिया इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट. अगर कोई चीज़ नहीं बन पा रही है तो इमीडिएटली अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को इंटरवीन करके वहाँ उस जो भी वो बिल्डर है, चाहे जो भी वो एमडी है, वो ओनर है, प्रमोटर है, उसको डेफिनेटली कैसे भी करके फटाफट उस चीज़ से एग्जिट दिलाना चाहिए. होता क्या है इंडिया में, एग्जिट लेने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं. जो चीज़ आज समझ आ गया कि आज ये लॉस मेकिंग है तो उसको वाइंड अप करके ख़त्म करना पड़ेगा. लेकिन इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं, इतने पंगे हैं कि उसको ख़त्म करने में ही, उसको एग्जिट लेने में ही 4 से 5 साल लग जाते हैं और वो लॉसेज इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं कि फिर उसका सबका ही लॉस हो जाता है. आई थिंक इसमें लीगल प्रोसीजर, इसमें लाइक जो लीगल प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है अभी. वो स्मूथ होने की ज़रूरत है. पॉलिसी रिफॉर्म्स हमेशा है ना, बहुत एक ज़्यादा कंटिन्यूइंग प्रोसेस है. चैलेंजेस टाइम टू टाइम नए आते रहते हैं, उनको टाइम से ही रिजॉल्व करना जरूरी है. लॉ डायनामिक है. लॉ मतलब देखिए, जिंदगी डायनामिक है. चीज़ों की जो मतलब चीज़ें बहुत जल्दी एग्रावेट हो जाती हैं, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं. तो अगर आपका लॉ पुराना है, आपकी पॉलिसीज पुरानी है, तो आप कैसे उसको टैकल करोगे. तो लॉ को भी डायनामिक ही है. हम क्या बोलते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है कि इट नीड्स टू बी अमेंडेड व्हेन द नीड ऑफ द आवर अराइजेस. तो हम अभी क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे थे कि रेरा ने कैसे बायर्स का इंटरेस्ट सिक्योर किया. आपके हिसाब से आप इनसाइडर इन्फॉर्मेशन दे सकते हो ऑडियंस को कि कैसे अगर वो प्रॉपर्टी खरीदने जाए क्या चीज़ें बोलें. जैसे कि अगर किसी को इंडस्ट्री नॉलेज होती है ना, वो कोई शब्द बोल देता है तो आगे वाला उसको घुमा नहीं सकता, टोपी नहीं घुमा सकता उसकी. वैसे क्या आपके पास एडवाइस है, पॉइंट्स है कि आप ऑडियंस को दो कि वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ तो वो सेफ़ रहेंगे, उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता. प्रॉपर जो प्रोजेक्ट की अप्रूवल्स हैं वो रेरा की वेबसाइट पे होती हैं, तो खुद चेक करे. अगर वो खुद इतनी नॉलेज नहीं रखता तो एक एक्सपीरियंस्ड रियल्टर्स की हेल्प ले सकता है, जो जिसकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन हो मार्केट के अंदर, क्लाइंट बेस अच्छा हो, तो उनसे रियल्टर से ही उसको सलाह लेनी चाहिए. और आम बंदे के लिए ये बहुत मुश्किल है कि किसी प्रोजेक्ट की जो क्रेडिबिलिटी है वो कैसे पता करे, क्योंकि दिखने में बहुत रोजी है सब कुछ और फाइनेंसर्स, बैलेंस शीट क्या है किसी डेवलपर की, उसको क्या बहुत पता. प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे दिखने में बहुत ग्रैंड बन रहे हैं, पैसा अंदर से खत्म है. तो ये रेरा कैसे चेक करे कोई? रेरा के पास अप्रूवल्स हैं, उसकी वेबसाइट के ऊपर ना अप्रूवल्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चेक कर सकता है ओके कि एक्चुअली में अप्रूव क्या कराया गया है और बेचा क्या जा रहा है. तो वो वहां से पता कर सकता है. रेरा नंबर होता है, वो रेरा नंबर होता है, वहां से सब कुछ पता चल जाता है. ओके. आई थिंक देखो, जितना विजिलेंट इंसान होगा ना उतना ही वो बचेगा. और आपके हिसाब से, जैसे अब मैंने ने चीज़ बहुत नोटिस करी है, जैसे मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू करी थी यूट्यूब पे, उस पर बहुत व्यूज़ आए, और वो इट वाज ऑल अबाउट कंपेयरिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस इन लाइक हॉटस्पॉट लोकेशन जैसे मुंबई, बेंगलोर. अब मैंने चीज़ देखी है, हर कंट्री में 2 या 3 सिटीज़ होती हैं या स्टेट्स होती हैं जहाँ पे प्राइसेस आर स्काई हाई. जैसे अब यूके जाओगे तो लंदन है जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं. इंडिया में मुंबई, दिल्ली बहुत ज़्यादा प्राइसेस है, बेंगलोर बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं प्रॉपर्टी के. वैसे ही यूएसए में 2-3 से हॉटस्पॉट्स हैं, लाइक न्यूयॉर्क, LA, मायामी, लाइक बहुत सारे ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं. तो आपके हिसाब से इसमें क्या चीज़ आती है? बिकॉज अल्टीमेटली लैंड सेम है, ये तो है नहीं कि वहाँ पे लैंड में कुछ स्पेशल है. तो वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि एकदम से प्राइसेस इतने ज़्यादा स्पाइक हो जाते हैं? आई थिंक सो, इज़ इट अबाउट बिजनेस कि वहाँ वो बिजनेस सिटीज़ हैं? इज़ इट अबाउट कि वो बस मेन सिटीज़ हैं, मेन हब्स हैं बिजनेस के, तो इस वजह से है? गवर्नमेंटल बॉडीज की वजह से है? क्या रीज़न है इसके पीछे? आई थिंक इट्स ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटीज. ओके. जिस जगह पे जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, दिस इज नॉट ओनली टू अर्न मनी, अपॉर्चुनिटीज टू हैव एजुकेशन, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, आपका मेडिकल फैसिलिटीज, आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है. तो आई थिंक जहाँ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, जॉब्स ज़्यादा हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, तो आई थिंक दिस इज द मेन फैक्टर. हिस्ट्री मैटर करती है प्लेस की, जैसे मुंबई पोर्ट सिटी थी, न्यूयॉर्क से डेफिनेटली ट्रेड होता पोर्ट था. सिटी था तो धंधा था, व्यापार था. मैंने ये चीज़ देखी है कि हर जगह पे ना इट इज़ इधर की, यहाँ तो वहाँ पे वो एक ट्रेडिंग सिटी थी पहले, जैसे मुंबई था,
या अगर ट्रेडिंग सिटी नहीं थी तो वो थी बिजनेस सिटी, लाइक जहाँ फाइनेंसियर्स रहते हैं, जहाँ इन्वेस्टर्स रहते हैं। ऐसे लंदन इज़ नॉट अ ट्रेडिंग सिटी, बिकॉज वो किसी भी सी ओशन के पास नहीं है, वो सेंटर में है, इट इज़ द सेंटर ऑफ यूके। बट वहाँ पे बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा बैठे हैं, वहाँ पे फाइनेंसियर्स बहुत ज़्यादा बैठे हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बैठे हैं। तो मतलब आपकी सिटी में बिजनेस हब और ट्रांजैक्शन वैल्यू हाई होनी चाहिए, आई थिंक सो। बिल्कुल 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 ठीक बात। मैंने एक चीज़ और देखी है कि हर स्टेट में भी अगर आप जाओगे ना, हर स्टेट में भी एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जो इतनी एक्सपेंसिव होती हाँ है। देखिए, नॉर्मली तो वो स्टेट कैपिटल ही है, हर हम्म। जगह की वो स्टेट कैपिटल है। जैसे हैदराबाद में एक लोकेशन है, वहाँ पे एक पूरी घर की लाइन है, वो उसमें से कोई घर 100 करोड़ के नीचे है ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट द एरिया। हाँ, जैसे बेंगलोर में है एक हाँ। तो स्टार्टअप जहाँ लेते हैं हाँ घर, वहाँ भी 100 CR से कम कुछ है ही नहीं। हाँ। जो रियल एस्टेट चंडीगढ़ में देख लो, चंडीगढ़ में सेक्टर 4 के अंदर अभी एक रील बहुत वायरल हो रही थी, वहाँ 150 करोड़ का घर आई थिंक अभी बिका है, आई थिंक सो बिकने वाला है। और ये तो उसके बहुत बायर्स हैं, उसकी बिडिंग चल रही है। मैं कहा इतने बड़ी अमाउंट की बिडिंग चल रही है। वो तो है ही है जी, लोगों की पिंक पैसी काफ़ी बढ़ गई। हाँ, सो गाइस दिस वाज द पॉडकास्ट विद रियलिटी नेशन, जिसमें अभिनंदन सर और पंकज सर आए थे हमारे साथ। और डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको पॉडकास्ट किस तरह लगी, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है वो दे सकते हो आप कमेंट्स के अंदर। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, एंड कमेंट डाउन योर थॉट्स एज वेल, जो आपको अच्छे भी लग रहे हैं वो भी करना प्लीज़। अच्छे कमेंट्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। और सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ये एक ग्रोइंग चैनल है जहाँ पे हम आपको बहुत सारी इंसेन वैल्यू और इंसाइट्स देने वाले हैं, नॉट जस्ट अबाउट रियल एस्टेट बट अबाउट फाइनेंस, अबाउट ग्रोइंग योर वेल्थ, अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट लाइफ एज वेल। एक जनरल एडवाइस मिलेगी आपको लाइफ किस तरह जीनी चाहिए फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली एक्सपीरियंस इन लाइफ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।